आइए, हम लोगों ने स्टॉक एक्सचेंज में बेसिकली 2 राउंड अपना रखा था, याद है आपको? हम लोगों ने कहा था कि सबसे पहले हम लोग स्टोरी वाले अंदाज में चलेंगे और हर एक जो है वो चीज को सिंक्रोनाइज करके जोड़ते चलेंगे, और फिर क्या करेंगे, इस स्टॉक एक्सचेंज यूनिट में कितने चैप्टर हमारे सिलेबस के खत्म होने हैं? हाउ मेनी? 5। भूल गए? सबको याद नहीं है क्या? 5 चैप्टर्स। अब हम एक एक करके उन चैप्टर्स को निकाल रहा हूं मैं अपने जो है वो बुक से, यानी नोट से, और जो जहां हमें जरूरत लगेगी, जो हमारा पढ़ा हुआ अच्छी बात है, जो अलावा कुछ है उसे हमें क्या करना है, एक्सपर्टीज करना है। लेकिन ये इसीलिए उस समय नहीं बताया गया क्योंकि वो कहानी के बीच में क्या कर देता, मजा थोड़ा किरकिरा करता, क्योंकि उन चीजों का लिंक दूसरे दूसरे एस्पेक्ट से भी था। अब वो सारे दूसरे एस्पेक्ट हमने क्या किया है, एक सीक्वेंस में जाकर के कवर कर लिया है। तो अब हम यहां से अपना जो है वो डिफरेंट अप्रोच हर एक चैप्टर का क्या करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं। तो स्टॉक एक्सचेंज में हम लोगों ने जो अभी तक बिगनर्स कहानी वाले राउंड में, स्टोरी वाले राउंड में जो जो पढ़ा है, जल्दी बताइए वहां तक में कहीं कोई गिला शिकवा दुख दर्द, क्योंकि आगे मैं अब चीजों को कनेक्ट करने वाला हूं। बढ़े आगे? चलिए, अब मैं आपसे पूछता हूं, आप बताएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। हम लोगों ने ये बात पढ़ी थी कि जो भी कंपनी अपने आप को लिस्ट करेगी स्टॉक एक्सचेंज में, उन्हें कुछ एक्स्ट्रा कंप्लायंस फुलफिल करना पड़ेगा अदर देन जो कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है। यस या नो बोलिए। यस सर। कंपनीज एक्ट में जो प्रोविजन लिखे हैं, आप उसके अलावा कुछ कहेंगे तो दोनों में एक कहीं ना कहीं जो है वो सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए या नहीं? यस सर। होना चाहिए, उस चीज को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। तो अब कहा गया कि कंपनी लॉ में भी कुछ प्रोविजन है, इधर आप भी कर रहे हैं कुछ प्रोविजन, और ये प्रोविजन किस नेचर के हैं? का ये नेचर इन कंप्लायंस और इन डिक्लेरेशन है, इन नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन है। ध्यान से सुनिएगा, डिक्लेरेशन, कंप्लायंस, इंफॉर्मेशन। आपको कुछ याद आ रहा है, हम लोगों ने एक स्कैम के बारे में पढ़ा था, और वो स्कैम इसीलिए हुआ था क्योंकि जितने भी तरह के कंपनी, चाहे वो किसी इंडस्ट्री में क्यों ना हो, अगर वो लिस्टेड है तो उन्हें जो है वो लिस्टिंग एग्रीमेंट के तहत, लिस्टिंग कंप्लायंसेस के तहत कहिए, कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ जो है वो कंप्लायंसेस, कुछ इंफॉर्मेशन पहले से शेयर करने पड़ते हैं स्टॉक एक्सचेंज के साथ। राइट या रॉन्ग, ये बात हमने की थी या नहीं? Yes. और इसी का फायदा उठा करके क्या हो गया था, एक स्कैम हुआ था। किन्होंने किया था? याद कीजिए, जहां से डीम्यूचुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया था। जो स्टॉक एक्सचेंज के जो राठी नाम से जहां से, बिल्कुल सही, जहां से डीम्यूचुअलाइजेशन, इनकॉर्पोरेटाइजेशन और इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन को और क्या किया गया, स्ट्रिक्ट किया गया था। स्ट्रिक्ट। तो वहां पे ही जो है वो कहा गया कि उन्हीं चीजों से निकल के आया कि भाई उसी कंप्लायंस के, देखिए कभी कभी क्या होता है कि कुछ कंप्लायंस ही जो है वो किसी खास तरह के नॉन कंप्लायंस की वजह बन जाता है। कभी कभी कहते हैं कि कुछ जो है वो सुरक्षा ही जो है वो किसी दुर्घटना की वजह बन जाती है, लेकिन फिर ये भी बात है कि किसी बहुत बड़े दुर्घटना से बचाव भी करता है। तो ऐसे ही यहाँ पे अगर हम देखें, आप देखिएगा कि अगर आप हेलमेट पहनते हैं, इन नॉर्मल सेंस में बात कर रहा हूं, हेलमेट पहनने के बाद आपको बाहर की आवाजें थोड़ी कम सुनाई देगी। गौर किया होगा आप लोगों ने, हेलमेट तो यूज करते होंगे, पहनने के बाद थोड़ा कम सुनाई देता है और ऐसा लगेगा जैसे आप पैक से हो गए हैं। राइट? कोई हॉर्न या कोई चीज तेजी से जा रहा है तो आपको कम पता चलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं उस केस में भी बचाव करता है जिस केस में अगर आप गिरे और सर के बल गिरे, तो सर में अगर चोट लगा तो देयर कुड बी अ चांस कॉजिंग ऑफ डेथ, मोस्ट ऑफ द केसेस सर में चोट लगना। यस उस सर। चीज से बचने के लिए छोटा सा करते कि भाई थोड़ा कम जरूर सुनाई दे लेकिन चलेगा। तो ठीक वैसे ही हम लोगों ने जब कुछ कंप्लायंस बनाए तो कुछ लोगों ने इसका फायदा उठाना शुरू किया, तो क्या करें, इस चीज को हटा दें या कोई और प्रोविजन ला करके उस चीज को भी रोक दे ताकि लोग इसका मिसयूज ना कर पाए? मिसयूज रोकना है या पूरा हटा ही दें?
Misuse. मिसयूज रोकना है। तो अब कहा कि आप जब भी अपने आप को लिस्ट करेंगे तो आपको जो कंपनी लॉ के प्रोविजन है वो सब कीजिए कंप्लायंस। इन एडिशन टू दैट आपको कुछ और कंप्लायंसेस फुलफिल करने पड़ेंगे। और ये कंप्लायंस किस तरह का हुआ, ये कंप्लायंसेस हो सकता है, आपको एकदम ध्यान से सुनिएगा पूरे लाइफ में, क्योंकि जो मैं बता रहा हूं वो बिल्कुल जो है इन कर रहे हैं किसी चीज पे जहां आपको उसके बाद सिर्फ लिखना रहेगा। मैं जो बता रहा हूं वहां तक चीज को ध्यान से सुनिए, मैं पूरा का पूरा बेस तैयार कर रहा हूं उस चीज का। कहा इसके लिए सेबी ने एक रेगुलेशन दिया और कहा ये रेगुलेशन सिर्फ और सिर्फ अप्लीकेबल उस कंपनी के लिए है जो कंपनी हमारी क्या है, लिस्टेड है। अगर आप पब्लिक कंपनी भी है और आप लिस्टेड नहीं है तो क्या ये कंप्लायंस आपको फुलफिल करना है? नो सर। आपको सिर्फ कंपनीज एक्ट 2013 वाले सारे प्रोविजन कंप्लाई करना है। इन्होंने एक जो है वो LODR रेगुलेशन, लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट सेबी ने निकाला और इस रेगुलेशन के तहत कहा कि इसका उद्देश्य, इसका पर्पस हमारा है कि कंपनीज एक्ट के जो प्रोविजन है और जो इधर लिस्टिंग के जो दुनिया भर के प्रोविजन दिए उन दोनों को क्या करना, मर्ज करना। और एक जो है वो आपके लिए चीज दे देना कि अगर आप एक लिस्टेड एंटिटी है तो आपको कौन कौन सा प्रोविजन पूरे लाइफ में एक बार करना है। आप कहिएगा सर ऐसे भी कुछ प्रोविजन होते हैं, बिल्कुल। इसको बिल्कुल जो है वो समझ करके चलिए कि जैसे नॉर्मल लाइफ में है, नॉर्मल लाइफ में कुछ ऐसे ओकेजन होते हैं जो सिर्फ एक बार आते हैं। अगर आप देखें तो किसी भी बच्चे का बर्थ, उस बच्चे का 6th डे पे जो सेलिब्रेशन होता है, हम लोग में उसे छठी कहते हैं, पता नहीं कोलोकियल में आप लोग उसे क्या कहते हैं, लेकिन मुझे लगता है मोर और लेस इसी तरह का वर्ड होता है। सुना है ये वर्ड छठी? यस सर। और कहावत भी है, छठी का दूध याद दिला देंगे इतना मारेंगे, कुछ ऐसे वर्ड भी है, मुहावरा है। यस सर। यानी कि ये जो है ओकेजन एक बार होगा या बार बार होगा एक बच्चे के साथ? एक बार होगा। अच्छा, बर्थडे बार 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 होगा। किसी का बर्थ एक बार। डेथ एक बार। इन जनरल मैरिज एक बार। इसीलिए वर्ड मैंने क्या यूज किया, इन जनरल। वरना आप शानपति दिखाते नहीं सर, किस्मत वाले रहे तो बार बार होगी, समझ रहे ना। तो यहां मैं कह रहा हूं कि एक बार इन जनरल अगर देखे तो ठीक वैसे ही कुछ ऐसे कंप्लायंसेस होंगे जो कंपनी को सिर्फ अपने पूरे लाइफ टाइम में एक बार करना होगा। कुछ ऐसे कंप्लायंसेस होंगे, कुछ ऐसे जो है वो चीजें होंगी जो उन्हें क्वार्टरली करना पड़ेगा, यानी कि महीने में 3 महीने में कितनी बार, 4 बार। एक बार। हर 3 महीने पे वो कंप्लायंस करना होगा, वो हुआ क्वार्टरली। कुछ होगा जो उन्हें हाफ ईयरली करना पड़ेगा, कुछ होगा जो उन्हें एनुअली करना पड़ेगा, और कुछ ऐसे कंप्लायंसेस होंगे वो अगर आपके पूरे के पूरे लाइफ में वैसा सिचुएशन आया तो वो कंप्लायंस करना है, वरना वो कंप्लायंस नहीं करना है, जिसको कहते हैं इवेंट बेस्ड या एडहॉक बेस्ड। जैसे डिवोर्स, क्या सबके साथ होगा लाइफ में? नो सर। नो। लेकिन हर बंदे का जन्म होगा या नहीं, ये होगा कि नहीं सबके साथ? बर्थ होगा या नहीं? यस सर। डेथ? यस सर। छठी? यस सर। छठी 6 दिन पे जो सेलिब्रेशन होता है, नो सर। होगा। एक ना एक बार तो होगा। यस सर, एक बार होगा। बर्थडे भी होगा? नो सर, बार बार होगा। बार बार होगा, लेकिन होगा लाइफ में। यस सर। ये सब चीजें जो लाइफ में होगा, कुछ इसमें से एक बार हो रहा है, कुछ क्या हो रहा है, मल्टीपल बार बार हो रहा है। अब जैसे मैंने बोला डिवोर्स, ये किसी के लाइफ में होगा, किसी के लाइफ में नहीं होगा। नहीं होगा। अगर हुआ तो वो डिवोर्स वाले कंप्लायंसेस क्या करेगा, फुलफिल करेगा, कोर्ट जाएगा, कंपनसेशन जो जहां उस चीज को देखेगा। मुंडन वगैरह वर्ड सुने हैं, मुंडन, यज्ञोपवीत, जिसको उपनयन या जनेऊ भी कहते हैं। यस सर। ये हिंदू मैथोलॉजी में, अगर किसी और धर्म के हो तो इस चीज को फिर इशू नहीं बनाएंगे, सर आप एग्जांपल ऐसा दे रहे हैं, जो मैंने देखा है वो मैं आपको ज्यादा बता सकता हूं। तो मुंडन भी एक जो है वो संस्कार है जो बच्चे के साथ लाइफ में होता है, जिसमें बाल वगैरह ये करवाए जाते हैं। यज्ञोपवीत जनेऊ बोलते हैं, तो ये हिंदू रिलीजन में से कुछ धर्मों में होता है, जिसको यज्ञोपवीत, जनेऊ या उपनयन कहते हैं। आप लोगों से कितने लोग ये वर्ड सुने हैं, यज्ञोपवीत, जनेऊ या उपनयन? इसमें से तीनों में से कोई वर्ड सुने हैं? जनेऊ सुने। यस, जनेऊ सुने।
ओके, उसी का नाम जो है वो यज्ञोपवीत भी है। घर में पूछिएगा आज जनों जिन्होंने सुना है, किसी का नाम यज्ञोपवीत भी है और इसी का नाम जो है वो आपका जो है वो उपनयन भी है। उपनयन, जनों, यज्ञोपवीत, ये एक बार होगा। मेरे कहने का मतलब है कि कंपनी के लिए भी कहा गया कि जो लिस्टेड कंपनी है, कुछ कंप्लायंसेस होंगे जो लाइफ में क्या होंगे, वन टाइम, तो वन टाइम कीजिए। कुछ उनको क्वार्टरली करना है, कुछ हाफ ईयरली करना है, कुछ एनुअली करना है और कुछ इवेंट बेस्ड। अगर जरूरत हुई तो करना है, वरना करने की जरूरत नहीं है। बस यही हमारा जोन है, इसी के तहत हमें क्या करना है, यही हमें पढ़ना है। तो एलओडीआर रेगुलेशन पे हम पहुंचेंगे और एलओडीआर रेगुलेशन हमारा जो कहता है, वो एलओडीआर रेगुलेशन हमारा ये कहता है कि अगर कोई कंपनी लिस्टेड है तो उन कंपनीज को ये कंप्लायंसेस करने होंगे और स्टॉक एक्सचेंज को ये इंफॉर्मेशन क्या करने पड़ेंगे, प्रोवाइड करवाने पड़ेंगे। अब इसके तहत बहुत सारी चीजें हो सकती है, जो मैंने आपको कहा कि अगर वन टाइम है तो देखेंगे वन टाइम कौन कौन सा करना है, क्वार्टरली है तो कौन कौन सा करना है। लेकिन सबसे पहली बात ये आती है कि ये एप्लीकेबल जो है वो किस किस समय में है। किस किस समय का मतलब है कि किस किस तरह के सिक्योरिटीज के इशू के केस में। तो कहा कि चाहे आप जो है वो आपका सिक्योरिटी जो है लिस्टेड हो कहां पे, मेन बोर्ड में, या देखिए कौन सा नाम आ गया, एसएमई एक्सचेंज और इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। एकदम ध्यान से सुनिएगा ये क्या चीज है। मेन बोर्ड का मतलब क्या है, आपको याद है मैंने आपको कहा था कि स्टॉक एक्सचेंज में ही कुछ ऐसे भी कंपनीज हैं जिन कंपनीज के शेयर्स बहुत कम क्या होते हैं, ट्रेड होते हैं। याद है? यस सर। कुछ के एक दिन में हजारों करोड़ के ट्रेड होते हैं, कुछ ने इशू ही 1 करोड़ का किया है। पॉसिबल? यस सर। तो अब इन्होंने क्या किया, जो हम लोग ओटीसीआई एक्सचेंज बोलते थे, ध्यान है आपको? यस सर। पुराना हर चीज याद रखना पड़ेगा। अच्छा की बताइए, जो मैं बता रहा हूं मैंने पहले ही इस चीज का डिस्क्लेमर दिया था ना कि अभी स्टोरी में बता रहा हूं, बाद में जो बताऊंगा वो सारे चीज के किस चीज को मांगेगा, नॉलेज को रिक्वायर करेगा या नहीं। यस सर। अगर आप वहां से गायब हैं और रिवीजन करके नहीं आए तब समझने में दिक्कत होगी। तो इज इट माय फॉल्ट? नो सर। तो मैं उम्मीद करूं कि सबको वो याद है सारी बातें। यस सर। ठीक है, नहीं ध्यान रहे तो ये नहीं यस यस करते जाएंगे, पूछ लीजिएगा एक बार। ज्यादा से ज्यादा मैं क्या मारूंगा, ई मुक्का ही तो दूंगा, लेकिन बताऊंगा या नहीं। यस सर। यस सर। ठीक है, तो खा लीजिएगा एक दो ई मुक्का। अब देखिए, वैसे मुझे उम्मीद है कि नहीं मुझे देना पड़ेगा ई मुक्का। मेन बोर्ड एसएमई, यही जो ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया था, ये भी मैंने कहा था कि आने वाले समय में आपको बताऊंगा कि ये खत्म होके यही क्या बन गया है, स्मॉल एंड मीडियम एक्सचेंज बन गया है। ये भी ध्यान है कि इसी का नाम बदल करके बन गया स्मॉल और मीडियम कंपनीज के लिए, जिसका नाम क्या हुआ करता था, ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया, यानी छोटे कंपनी के लिए। एसएमई एक्ट जो आप पढ़े उसी के तहत आपको स्टेटस मिलता है किस चीज का, स्मॉल या मीडियम इंटरप्राइजेस का आपको स्टेटस किस एक्ट के अकॉर्डिंग मिलता है, एमएसएमई एक्ट के अकॉर्डिंग मिल गया स्टेटस। यस सर। अब हमें एसएमई में नहीं जाना है, हमें पता है कि अगर हमें एसएमई का स्टेटस मिला है तो उसी स्टॉक एक्सचेंज में, किस स्टॉक एक्सचेंज में, उसी एनएसई में, उसी बीएसई में जिसका नेशन वाइड टर्मिनल है, उसमें आपका एसएमई वाला भी होगा और इधर इंफोसिस का भी होगा। अब आप कहेगा सर फिर तो दोनों मिल गए, अब हमें कौन पहचानेगा, आया ये क्यूरियोसिटी? यस सर। यस सर। अब मैं इसका एक एग्जांपल नॉर्मल से लेता हूं। आप मॉल में जब जा रहे हैं, मान लीजिए कि एक मॉल है, उसमें जो है वो 6 स्टोरी मॉल है, एक ही बिंदल्स वगैरह या कोई भी एक मॉल है, सुने हैं नाम बिंदल्स का? ये चेन ऑफ मार्केट है बिंदल्स का, बड़े सारे चीज वहां मिलेंगे। तो आप अगर वहां गए, मैं कमला नगर गया हूं बार बार, तो इसलिए अभी कुछ दिन पहले भी गया था इसलिए ध्यान आ गया। तो वहां आपके जो है 5-6 जितने भी स्टोरी, हर स्टोरीज पे आप जाइए तो वहां पे आपको कुछ ना कुछ चीज दिख रहा है, जिसमें एक सेगमेंट में आपको हर फ्लोर पे जो है वो थोड़ा सा बच्चों का सामान दिख रहा है, किड्स का। कहीं बैट दिख रहा है तो किसी फ्लोर पे उनके ड्रेस दिख रहे हैं, किसी फ्लोर पे उनके टॉय दिख रहे हैं, कहीं पे उनके इंस्ट्रूमेंट वगैरह गाने बजाने वाले दिख रहे हैं। इस तरह से अगर बच्चों का सामान वहां रखा हुआ है तो वो बड़े से जो है वो फ्लोर पे एक कहीं कोने में रखा है, तो वो स्कैटर्ड सा है या नहीं, बताइए क्या लोगों की नजर जाएगी उस पे? सोच के देखिए, क्या लोगों की नजर उतने आसानी से जाएगी? आपने हर फ्लोर पे, कितने फ्लोर पे,
पूरे के पूरे 6 फ्लोर पे आपने जो है वो बच्चों का सामान रख दिया है। कितने फ्लोर पे? 6 फ्लोर पे। और 6 फ्लोर पे आपने जो है वो बच्चों का सामान रखा है। हर फ्लोर पे कहीं इतना सा, कहीं इतना सामान, कहीं इतना सामान, हर फ्लोर पे। ये फर्स्ट फ्लोर पे, ये सेकेंड पे, ये थर्ड पे, फोर्थ पे इतना बड़ा एरिया है, फिफ्थ पे बहुत छोटा सा है, सिक्स पे जो है वो थोड़ा बड़ा सा है, सब जगह रख दिया। मैं कह रहा हूं कि यहां पे नजर कम जाएंगे, इससे अच्छा ये नहीं होता। अब अगर इन चीजों को रखा, इनको इन जगहों से हटा करके किसी एक फ्लोर पे अगर इस एरिया में रख दिया जाए और इसको किड्स सेक्शन कर दिया जाए, तो मुझे बताइए ये इजी है या नहीं बच्चों के लिए देखना कि मेरे लिए कौन कौन सा सामान है? यस Yes, सर। sir. Yes, बच्चा sir. भाग भाग के 6 फ्लोर पे देखेगा, आप खुद सोचिए जेन्युइन तरीके से, तो ज्यादा जो है वो देख पाएगा। या एक जगह बच्चा गया किड्स सेक्शन, बच्चा कर दो हमला और बच्चे के माँ बाप घूम रहे अपने बड़े वाले सेक्शन में, है इजी या नहीं? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. और जाते हो तो वो उनको वहां से पिक कर लेंगे, जो उनका सामान है वो वहां से खरीद लेंगे। इजी है या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. क्या एरिया ज्यादा ले लिया? No, नो sir. सर। सामान तो उतना ही रखा हुआ है। क्या वहां पे अगर म्यूजिक बज रहा है तो उस एरिया में म्यूजिक की आवाज नहीं जाएगी? किड्स सेक्शन में यस सर। सेंट्रलाइज म्यूजिक होता है ना, देखिए ना, बजा देता Yes, है, sir, yes, कुछ बजता रहता है। क्या वहां एसी का ब्लोअर नहीं जाएगा? वहां नहीं है एसी। यस सर। Yes, sir. क्या जो बाहर सिक्योरिटी गार्ड है वो सिक्योरिटी गार्ड उस किड्स सेक्शन के लिए भी नहीं हो गया? होगा। अरे भाई, जो मॉल में घुसेगा किड्स के सामान खरीदने में तो सेमी सिक्योरिटी चेक होकर के आएगा। Yes, sir. लिंक का उसको सेम एक्सपीरियंस मिलेगा या नहीं? डेमोन्स्ट्रेशन का सेम एक्सपीरियंस मिलेगा नहीं? वहां जो ब्यूटीफाई किया गया उसका सेम एक्सपीरियंस मिलेगा या नहीं? वही रिचनेस है या नहीं? Yes, sir. अब एक चीज बताइए, सब कुछ है लेकिन फिर भी जो है अगर किड्स में कोई गया है तो क्या वो 6 फ्लोर में भटक जाएगा और किड्स सेक्शन पे जो है वो ध्यान नहीं जाएगा? और किड्स सेक्शन अपना अटेंशन ले लेगा या नहीं? जो किड्स सेक्शन में जाना चाहेगा वहां पहुंचेगा या नहीं? Yes, Yes, sir. sir. लेकिन पहले क्या होता, इतना बड़ा सा सामान, बड़ों का इतना सामान है, इतने तरह का, उसमें बच्चों का सामान हर फ्लोर पे खोसा जाता या नहीं? बहुत मुश्किल होता उसको ढूंढना। ठीक यही काम किया गया। ये जो पूरा का पूरा 6 फ्लोर है इसको बोला गया मेन बोर्ड, एक्सेप्ट किस एरिया को? किड्स किड्स वाले एरिया को। बाकी को क्या बोला गया? मेन बोर्ड। Board. और जो किड्स वाला एरिया वही हमारा क्या है? एसएमई एक्सचेंज। SME exchange. एसएमई एक्सचेंज। क्या है ये? एसएमई एक्सचेंज। यानी कि ये मेन बोर्ड के अलावा जो है एसएमई एक्सचेंज बना दिया गया। अब बताइए नेशनल वाइड टर्मिनल होगा या नहीं? यस सर। Yes, sir. किसी का एग्जांपल मैंने दिया था, क्या सेम सिक्योरिटी वहां भी फीचर है या नहीं? Yes, sir. सर। उस किड सेक्शन के लिए फायर एक्सटिंग्विशर है या नहीं? Yes, sir. यस Yes, सर। sir. एसी है या नहीं? साउंड सिस्टम है या नहीं? रिचनेस है या नहीं? डेकोरेटिव वहां जो सजाया गया है डेकोरेटिव, वो उसके लिए भी है या नहीं? यस सर। Yes, हर sir. चीज है। तो ये ऐसे ही एनएससी बीएससी में ही क्या किया गया, एक सेगमेंट में क्या रख दिया गया, किनको लिस्ट किया गया? एसएमई को। और कहा गया कि यहां पे सिर्फ और सिर्फ कौन रहेंगे? एसएमई। तो आप बताइए, जब आपको पता ही है कि वो किड्स सेक्शन है तो वहां जाकर के आप क्या ढूंढिएगा? यहाँ पे बच्चों के लिए बेल्ट है। अगर आप ऐसा ढूंढते हैं तो आपका जो है वो मेंटल एबिलिटी चेक किया जाए या दुकानदार का? हमारा। हमारा. तो अब अगर मेन बोर्ड हमने बना दिया तो वहां जाकर के इन्फोसिस को ढूंढिएगा या एसएमई में ढूंढिएगा? Main board. अब आपको एसएमई कंपनी के बारे में नहीं पता रहेगा तो ये रेगुलेटरी बॉडी की दिक्कत है। अब वो क्या करे, तब तो अच्छा आपके घर में सीधे पैसे बंटवा दे, ये सब सिस्टम ही हटा दे और सब आदमी के घर में क्या पहुंचा दे? से भी ऐसे. पैसे ही पहुंचाना शुरू कर दे। यही से भी कर सकती है ना मैक्सिमम। तो उन्होंने क्या कर दिया, चाहे आपके कहां पे लिस्टेड हो, मेन बोर्ड में, और एसएमई में कब लिस्टेड होगा? जब कौन सी कंपनी आप हैं? Small या medium. स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज है तो, या आप इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। पता है इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म क्या हुआ? थोड़ा सा मैं बता रहा हूं, ये प्रोफेशनल में बहुत ज्यादा है। आपको याद है हमने कहा था कि अगर आप एक प्राइवेट कंपनी है तो आप वीसी से पैसे ले सकते हैं, याद है? Sir. आपने पब्लिक से पैसे फंड नहीं रेज किए, किससे रेज किए? वेंचर कैपिटल या इंस्टीट्यूशन से। याद है ना इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स वगैरह जो हमने पढ़ा था, इंस्टीट्यूशन, Yes, कैपिटल sir. मार्केट इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन। Yes, sir. पब्लिक से नहीं लिया, बैंक ने, म्यूचुअल फंड ने, इन सब ने आप में पैसा लगाया, कोई पब्लिक का पैसा लगा हुआ नहीं है। ऐसे केस में
अगर उनके बीच में वो ट्रेड करना चाहे, एक वीसी ने लगाया आप में जो है वो 5 करोड़, दूसरे वीसी ने लगाया 8 करोड़, कहा कि अब इसको हम लिस्ट कर देते, कहां पे? इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे, जहां पे वो वीसी सिर्फ आपस में क्या कर सकते हैं? ट्रेड कर सकते हैं। तो थोड़ा आपने एग्जिट रूट नहीं दे दिया आपने इन्वेस्टर्स को? किस इन्वेस्टर्स को? इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को। अगर ऐसा किया तो बताइए किसी के साथ कोई जुल्म किया? नो सर। ऐसे में और ज्यादा लोग इन्वेस्ट करेंगे या नहीं प्राइवेटली? सर कि चलो भाई पब्लिक जब होगा तब तो मार्केट में पूरा बेच देंगे, कम से कम एक छोटा सा तो मार्केट है जहां पे जितने भी इंस्टीट्यूशन है वो आपस में क्या कर सकते हैं कि भाई आपने लगाया था उस कंपनी में ना, मैं उस कंपनी का स्टेक लेने को तैयार हूं, बेचो मुझे। ठीक है भाई आप ले लो, आप मैं आपसे ये ले लेता हूं। चलिए उनको कुछ एक प्लेटफॉर्म मिला या नहीं? Yes, sir. तो अगर आपने इस प्लेटफॉर्म पे अपने आप को लिस्ट कराया तो भी आपको ये कंप्लायंस क्या करना पड़ेगा? फुलफिल करना पड़ेगा। कौन सा कंप्लायंस? आगे पढ़ाने वाला हूं, पढ़ाया नहीं है। जो भी एलओडीआर के कंप्लायंसेस है, चाहे वो वन टाइम करना हो, चाहे क्या करना हो, क्वार्टरली, चाहे हाफ ईयरली, ईयरली या इवेंट बेस्ड, वो इन पे भी एप्लीकेबल होगा। आपने कौन सा इंस्ट्रूमेंट इशू किया है? नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज। यहां देखिए पहले क्या लिखा हो, स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज लिस्टेड, और उस स्पेसिफाइड में आपके सारे के सारे इक्विटी शेयर्स वगैरह सब आ जाते हैं। उसके अलावा अगर कौन सा नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज है तो भी। अब ये पूछिएगा क्या सर नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज क्या हुआ, या कुछ याद है? नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर याद है? सर जो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो सकती है। जो कभी भी इक्विटी में कन्वर्ट नहीं होगा, जैसे आया है वैसे ही खत्म हो जाएगा, शुरू से लेकर लास्ट तक आपको क्या मिलता रहेगा? इंटरेस्ट और लास्ट में क्या मिल जाएगा? अमाउंट। आपका प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, अगर रिडीमेबल है तो। अच्छा, परपीचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट, अब ये वर्ड याद है परपीचुअल? यस सर। याद कीजिए कौन सा वो एक इंस्ट्रूमेंट बताया था जिसमें परपीचुअल लगा हुआ था? पलटिए मत कॉपी, जल्दी बोलिए। Perpetual debenture. वेरी गुड, परपीचुअल डिवेंचर। इसी तरह से प्रेफरेंसेस शेयर में कौन सा एक वर्ड लगाया था? और मैंने कहा था कि उल्टा मत कर दीजिएगा, ये नहीं कि ये डिवेंचर में लगा दीजिए और वो उधर प्रेफरेंसेस शेयर में लगाया था। इररिडीमेबल प्रेफरेंसेस शेयर याद है? यस सर। जो मैंने आपको बताया भी था कि बता तो दे रहा हूं लेकिन प्रैक्टिकली क्या इशू हो सकता है अभी के समय में? नो सर। क्यों? जल्दी जल्दी नहीं बोलते हैं आप लोग, क्यों? क्योंकि सर आगे मेन मोटिव उनका इक्विटी शेयर्स खरीदने का भी होता है आजकल के टाइम। नहीं, क्योंकि सेबी ने बोला है मैक्सिमम टाइम कितना है रिडीम करने के लिए प्रेफरेंसेस शेयर? 20 years. 20 ईयर्स। एकदम ऐसे डट के बोलिए बुलंद आवाज में। तो जब 20 ईयर मैक्सिमम टाइम है तो कभी भी कोई भी चीज इरिडीमेबल कैसे हुआ? इरिडीमेबल का मतलब जो कभी कंपनी रिडीम नहीं करेगी। और इधर सेबी क्या बोल रही है? 20 years maximum. अलग अलग के लिए अलग अलग है, लेकिन मैक्सिमम टाइम कितना दिया? 20 था वो तो infrastructure 20 ईयर में तो मरना तय है ना प्रेफरेंसेस शेयर का। Yes sir. तो हम इरिडीमेबल बोल सकते हैं? No sir. लेकिन क्यों पढ़ लिया था इरिडीमेबल? ताकि कल को सेबी अगर सर्कुलर दे दे कि ये 20 ईयर वाला हम बाउंड्री हटाते हैं तो इंट्रोड्यूस होगा या नहीं फिर से इरिडीमेबल? यस होगा सर। sir. तो यही तो Yes, डिवेंचर के साथ भी है। वर्ड इरिडीमेबल की जगह क्या डाला है? परपेचुअल। परपीचुअल। ठीक है, परपीचुअल, नॉन कन्वर्टेबल, कुमुलेटिव। अब ऐसे जो भी नाम है ये हम समझ पाएंगे या नहीं? यस जितने भी तरह से बना दे, क्या मतलब परपीचुअल, नॉन कुमुलेटिव प्रेफरेंसेस शेयर्स, आईडीआर पढ़ा है हमने? सर यस सर। Yes, sir. इसका मतलब Yes, sir. आईडीआर भी इशू होगा तो आपको एलओडीआर कंप्लायंस फुलफिल करेंगे। यानी कंपनी कहां की है आईडीआर इशू करने वाली? इंडियन मुक्का कंपनी कहां की है जो आईडीआर इशू कर रही है? Foreign. बाहर की कंपनी। आईडीआर तो इशू ही करती है कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, रेजिंग फंड फ्रॉम वेयर? आउट Company. फ्रॉम इंडिया। फ्रॉम इंडियन मार्केट। इंडियन पीपल के बीच में इशू करने पे आईडीआर है। बाहर की कंपनी है, इंडिया में फंड रेज कर रही है, सारे कंप्लायंस लगेंगे। हम अपने देश के उन कंपनीज पे जो इंडियन मार्केट से फंड रेज रहे हैं उन पे एलओडीआर लगा रहे हैं या नहीं? यस सर। Yes sir. बाहर वाले को छोड़ देंगे? No, sir. नो उन सर। पे कंप्लायंस और ज्यादा लगाएंगे या कम? और ज्यादा. और याद है ना आपको, मैंने कहा था कि आईडीआर पे दोबारा लेकर के आऊंगा जब क्या बताऊंगा? पब्लिक इशू मैनेजमेंट। कुछ ध्यान है?
कि जितने नॉर्म्स इंडियन कंपनी पे लगाए वो तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन इन एडिशन टू दैट उनके ऊपर बड़े सारे क्या हैं, और भी कंप्लायंसेस हैं। तो जो इंडियन कंपनी पे एलओडीआर का है वो इन पे लगेगा या नहीं? लगेगा सर। Yes, sir. Yes, sir. सिक्योरिटीज डेट सिक्योरिटाइज डेट इंस्ट्रूमेंट, सारे इंस्ट्रूमेंट के नाम है, कुछ आपको पढ़ने थे कुछ आपको नहीं। यूनिट इशूड बाय व्हाट, Mutual fund. इनको भी क्या करना पड़ेगा, एलओडीआर के। अब देखिए नॉर्म्स इसीलिए रख दिए गया ताकि ये कहीं भी सेबी के रडार से बाहर ना आ जाए पब्लिक का पैसा लेकर के। एनी अदर सिक्योरिटीज, ये देखिए इसका मतलब क्या होता है, दिस लिस्ट इज इंक्लूसिव और एग्जॉस्टिव। इंक्लूसिव, एग्जॉस्टिव का मतलब होता है कि जितना लिख दिया और कुछ नहीं, दिस इज कॉल्ड एग्जॉस्टिव लिस्ट। क्या कहलाया, एग्जॉस्टिव। उसके अलावा कुछ नहीं, क्या कहलाया, एग्जॉस्टिव। मैंने बोला कि आप जो है वो एग्जाम में ब्लैक या ब्लू पेन का यूज करेंगे, ये लिस्ट एग्जॉस्टिव है या इंक्लूसिव है? एग्जॉस्टिव। मैंने कह दिया कि आप ब्लैक, ब्लू या और कोई भी पेन जो इंस्टीट्यूट प्रिस्क्राइब करेगी उसका इस्तेमाल करेंगे। अब ये क्या हुआ, इंक्लूसिव। Inclusive. अब इंक्लूसिव हो गया। इंस्टीट्यूट के पास राइट है, जो चाहे वहां पे क्या कर सकती है, इंक्लूड। तो बताइए, एनी अदर सिक्योरिटीज एज मे बी स्पेसिफाइड बाय सेबी, ये लाइन लिख करके लिस्ट को इंक्लूसिव बनाया या एग्जॉस्टिव? इंक्लूसिव। क्यों बनाया, क्योंकि सेबी को खुद नहीं पता है कल को कितना और इंस्ट्रूमेंट क्या करने वाले हैं, इशू होने वाला। इंट्रोड्यूस करने वाले, हो सकता है। यस सर। तो फिर से जो है वो एक्ट में चेंज नहीं, वरना क्या होगा, अगर ये नहीं लिखेंगे तो क्या करना पड़ेगा, पूरे के पूरे रेगुलेशन को दोबारा पास करवाना पड़ेगा। और ये इतना आसान नहीं होता है, एक्ट रूल रेगुलेशन को क्या कराना, पास कराना। सुनते ही होंगे यहाँ पे आपका जो है वो दोनों सदनों से पास कराना पड़ता है, पता है ना ये कैसे लॉ बनता है। यस सर। चलिए अब यहाँ पे देखिए जरा, कंप्लायंस अंडर सेबी लिस्टिंग रेगुलेशन, कौन कौन सा, वन टाइम कंप्लायंस। इसका मतलब क्या हुआ, ये कंपनी को अपने पूरे लाइफ में क्या करना है, एक ही One बार। time. इसका मतलब इसका नेचर ही इस तरह का है जो हमने जनरल लाइफ में बोला था, बर्थडे है इन जनरल, शादी है किसी का, छठी है, जनेऊ है, उपनयन है। क्वार्टरली कंप्लायंस, हर कितने महीने पे, हर क्वार्टर में करना है, हर बार हर क्वार्टर में ये कंप्लायंस करना है। हाफ ईयरली, कितने दिनों में, 6 महीने 6 में। महीने हर में। छह हर महीने, हर 6 महीने में। ईयरली, हर एक। साल में। हर साल, या इस साल कर लिया अगले साल नहीं करेंगे। करेंगे सर। जब तक आपको लिस्टेड रहना है, अगर लिस्टेड रहना है तो आपको ये लगातार क्या करना पड़ेगा, फुलफिल करना पड़ेगा। इवेंट बेस्ड का मतलब क्या है, अगर वो ओकेजन आया तो कंप्लायंस कीजिए, अगर वो ओकेजन आपके कंपनी के केस में नहीं आया तो आपको करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने आपको बोला, क्या डिवोर्स जैसा जो है वो सिचुएशन हर आदमी के लाइफ में आएगा, नो No, सर। sir. नो सर। ठीक वैसे ही यहाँ पे है वो इवेंट, यही तो हमें देखना है। तो अब आपको खुद जुरिडिक्शन कुछ पता चल पा रहा है कि क्या पढ़ना है इस रेगुलेशन में मेजरली। Yes, अब sir. यही तो हमें लिस्ट देखना है कि वो कौन कौन सा कंप्लायंस है जो कितने बार करना है, वन टाइम। One time. कौन कौन सा कंप्लायंस है जो कब करना है, क्वार्टरली। क्वार्टरली, कौन कौन सा कंप्लायंस है जो क्या करना है, हाफ ईयरली, हाफ ईयरली। कौन कौन सा ईयरली, और कौन कौन सा क्या है, इवेंट बेस्ड। इवेंट बेस्ड। आपको क्या लगता है वो कंप्लायंस कितना होगा, आपके एसएलसीएम के पूरे बुक से ज्यादा बड़ा है। आप कहिएगा सर अब क्या करें, सही कह रहा हूं, आपके पूरा का पूरा एसएलसीएम की जो मोटाई है उससे ज्यादा एलओडीआर का कंप्लायंसेस है। फिर कैसे होगा, बोलिए ना सर। अभी तक जो हमने एक्ट पढ़ा वो कौन, हमारा एसएलसीएम के हर एक एक्ट जो है वो आपके एसएलसीएम के बुक से क्या था, मोटा ही था। उसमें से हमने किया ना, क्रीम निकाल करके पढ़ा ना, यस सर। वैसे ही इसमें से ही हम लोग क्या करेंगे, मेजॉरिटी ऑफ जो कंप्लायंस है, जो इंपॉर्टेंस है, जैसा आपके सिलेबस में दिया उसी को हमें क्या करना है, पूरा करना है। लेकिन आप खुद सोचिएगा, क्या हम सारे कंप्लायंस कर पाएंगे, खुद No, आपको sir. क्या लगता है पॉसिबल? नो नो सर। सर। क्योंकि वो बहुत ज्यादा है। ये नहीं कि हम पढ़ नहीं पाएंगे, हमारी कैपेसिटी नहीं है, पढ़ना ही तो है, बट वो क्या हो जाएगा, फिर सिर्फ एलओडीआर ही एसएलसीएम में होता, और कोई चीज एसएलसीएम में नहीं होता। अभी तो 5 एक्ट इसमें, अभी तो आपका जो है वो सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, सबको डिपोजिटरी एक्ट भी पढ़ लिया, ऐसे ही करके इसमें हमें देखना रहेगा। दूसरा, ये जितने भी तरह के आप जो है वो कंप्लायंसेस देख रहे हैं, इसमें कुछ ऐसे भी प्रोविजंस है, ये तो हो गया जो कंप्लायंस करना है, कुछ ऐसे प्रोविजंस है जिसके तहत, जैसे आप डायरेक्टर को अपॉइंट करते हैं,
तो कितने डायरेक्टर होंगे, कितने एग्जीक्यूटिव, कितने नॉन एग्जीक्यूटिव लिखा हुआ है कंपनीज एक्ट में या नहीं, डायरेक्टर्स वाले सेगमेंट में, पार्ट में? यस सर। सर उसमें से कितने इंडिपेंडेंट, कितने जो है चेयरपर्सन कौन से होंगे, ऑडिट कमेटी क्या होगा, यहां भी उन्होंने लिखा है। यहां जो लिखा हुआ है वो किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के, वो कंप्लायंस किस पे एप्लीकेबल होगा, लिस्टेड कंपनी। सिर्फ और सिर्फ लिस्टेड। अगर आप लिस्टेड नहीं है तो आपको एलओडीआर में अगर कहीं ऑडिट कमेटी का कोई जिक्र किया है तो आपके हेल्थ पे कोई असर पड़ेगा? नो सर। No. सर। आप बस कहां वाला देखिए, कंपनीज एक्ट 13। 2013, उसमें देखिए डायरेक्टर आपके कंपनी में कितने एग्जीक्यूटिव, कितने नॉन एग्जीक्यूटिव होंगे। एलओडीआर में भी लिखा हुआ है, कंपनीज एक्ट में भी लिखा हुआ है। आप एक नॉन लिस्टेड कंपनी है, आप किसको लेकर के बॉर्डर होंगे? कंपनीज एक्ट को। आप एक लिस्टेड है, आप किसके लिए बॉर्डर होंगे? दोनों के लिए। एलओडीआर को। नो नो, दोनों। सही से बोलिए। दोनों के लिए। दोनों, आपको दोनों को कंप्लाई करना पड़ेगा। और यही सोच करके एलओडीआर ने ऐसे बनाया कि अगर आप एलओडीआर को कंप्लाई कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या कंप्लाई हो जाएगा? कंपनी। क्योंकि इन्होंने थोड़ा स्ट्रिक्ट बना दिया। वहां पे अगर बोला कि भाई आपको जो है ये काम करना है 10 दिन में, अगर कंपनीज एक्ट ने बोला, तो इन्होंने बोला कि आपको ये काम 8 दिन में करने। अब बताइए आप एलओडीआर वाला कर लेंगे, कंपनीज एक्ट हो गया या नहीं? यस Yes, सर। sir. क्या हम ये बात कह सकते हैं कि हमें एलओडीआर का कंप्लायंस नहीं फुलफिल करना है, ये स्टेटमेंट दे सकते हैं? नो सर। नहीं, हमें दोनों कंप्लायंसेस करने होंगे। इसी चीज को ध्यान में रख करके इसको बना दिया गया कि आप ये वाला कर लीजिए, तो जो डुप्लीकेसी कंप्लायंस अगर दोनों जगह हो रहा है तो आपका ऑटोमेटिकली वो सब क्या हो जाएगा, फुलफिल हो जाएगा। और इसके अलावा जो कंपनी लॉ में करना था वो तो आप करते ही रहिए। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. अब यही जो बात मैंने आपको प्रवचन दिया, ये प्रवचन कहां पे है, ये देखिए, यही सारी बात यहां लिखी है। देखिए, इट हैज टू ऑब्जेक्टिव्स टू अलाइन कॉजेज एंड दिस, ये सारा कुछ यहां पे है। एनीवे, तो ये आपका पार्ट। अब देखिए एप्लीकेबिलिटी। अब इसमें जो है हमें सबसे पहले किसको देखना होगा, कौन सा देखें एक एक करके? Time for time. वन टाइम कंप्लायंस। यहां तक पहले कीजिए तो लिखिएगा, थोड़ा बढ़ते हैं। अब देखिए ध्यान से, लेफ्ट साइड में क्या लिखा हुआ है, रेगुलेशन। Relation. रेगुलेशन। बट ये हम आपसे उम्मीद नहीं करते हैं कि आपको क्या रहेगा, Yeah. याद रहेगा। और सही बताऊं तो इस पे हम लोग मार्क्स भी डिडक्ट नहीं करते अगर ये आपने नहीं लिखा। लेकिन जिस जगह हमें रेगुलेशन चाहिए वो आपका जो है वो ये सब है। ये अगर छूटा तो थोड़ा सा असर पड़ेगा, इसलिए यहां पे इस साइड लिखा है। तो जो वन टाइम करना है उसके अकॉर्डिंग, अब इसलिए मैं इधर से नहीं पढ़ रहा हूं कि 6(1) ये कहता है। ऑब्वियस सी बात है, जो भी बोल रहे हैं वो कहीं ना कहीं रेगुलेशन में लिखा है या पंचतंत्र की कहानी सुना रहा हूं आपको? सर रेगुलेशन नहीं है। Regulation में लिखा है. सब एलओडीआर में ही लिखा हुआ है, रेगुलेशन साइड में लिख दिया है। आप कहिएगा सर आप थोड़ा नालायक स्टूडेंट होंगे, हम तो चीज नहीं चाइनीज है, हमें सब याद रहता है। तो इसीलिए मैंने लिख दिया है कि आपको अगर याद रहता है तो आप क्या कीजिए, मोस्ट वेलकम, आप याद रखिए। लेकिन याद रखिए एक बात, अगर जो है वो उस्ताद बने और पता चला यहाँ पे लिख दिया 7 है और यहाँ पे लिखा जो है वो 6 है और इधर बात बिल्कुल सही लिखा है, अब बताइए एक बच्चे ने रेगुलेशन नंबर नहीं लिखा लेकिन बात सही लिखा, आपने भी जो है बात सही लिखा, रेगुलेशन नंबर गलत करके लिखा है, बताइए हेल्थ पे असर पड़ेगा? Yes, sir. यस सर। तो इसीलिए मामू तब बनिएगा जब रियली जो है वो याद रहे। नहीं याद रहे तो प्लीज उल्टा मत लिखिएगा। सेक्शन नहीं लिखने पे मार्क्स नहीं कटते हैं, लेकिन गलत सेक्शन लिखने पे क्या होंगे, Marks करते हैं. 0। मार्क्स जरूर कटेंगे। आप प्रोविजन लिखिए, सेक्शन नहीं याद है तो क्या कीजिए, छोड़ दें। या परहैप्स लगा देंगे, नहीं लगाएंगे। नहीं लगाएंगे, वरना वो भी बोलेगा कि परहैप्स हम भी आपको ये नंबर देते हैं, दे नहीं रहे हैं, परहैप्स लगा देंगे वो भी। तो यहां मैं फिर ये डिस्करेज नहीं कर रहा हूं, मतलब रेक्टिफाई करने से, बस मैं आपको ये बता रहा हूं कि पहले प्रोविजन याद रखिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा चीज जब रटना पड़ता है ना तो दिमाग थोड़ा जो है वो कम काम करता है। उन जगहों को याद रखिए जहां रटना क्या है, एकदम कंपलसरी है। और उसके बाद अगर आपके इस जगह स्पेस बचा रहे तो क्या कीजिए, सारे सेक्शन सारे के सारे रूल रेगुलेशन का नंबर आप याद रखिए, कोई इश्यू नहीं है। बात क्लियर है? Yes, sir. क्या मैंने आपको बोला रेगुलेशन नहीं याद रख करने के लिए? नहीं, मैंने आपको एक बेस्ट वे बताया, बेस्ट अप्रोच बताया जो मैं फॉलो करता था। अगर आपको सारे याद रहते अच्छी बात है, लेकिन पहले क्या करते हैं, पहले क्या याद रखते हैं,
प्रोविजन। Provision. और उसके बाद जिन प्रोविजन के साथ रेगुलेशन एकदम कंपलसरी है, जो हमें चाहिए ही चाहिए, पहले वो वाला याद कर लेंगे और फिर क्या करेंगे, जितना याद रह जाए प्रभु कृपा से। तो देखिए, ए लिस्टेड एंटिटी शैल अपॉइंट अ कंपनी सेक्रेटरी एज व्हाट, Client's officer. बैंक ऑफिसर। मैंने बोला, नो सर, Oh, किसने sir. बोला, LODR रेगुलेशन। यानी सेबी ने बोला ना रेगुलेशन बना करके, क्योंकि Yes, सेबी भी sir. जब कुछ बोलेगा तो सेबी एम ही बोल देगा या एक्ट रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग बोलेगा, एक्ट Regulation. एक्ट और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ही बोलेगा। कुछ बात सेबी एक्ट में बोला गया और कुछ उन्होंने रेगुलेशन बना करके। अब सेबी ने ये एलओडीआर रेगुलेशन में बोला है, तो इस चीज को आपकी मर्जी है, चाहे तो माने चाहे ना माने, मानना ही पड़ेगा सर। मानना ही पड़ेगा। किसके लिए है, लिस्टेड Listed अब आप देख लीजिए, आपने खुद देखा हुआ है कितने सारे लिस्टेड कंपनी है। अगर आप देखते हैं तकरीबन 5-6,000 तो निकल ही गए थे, यस या नो। Yes, sir. इसका मतलब इन सब जगह पे सिर्फ ये नहीं बोलो कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट होगा, एक कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट होगा, किस डेजिग्नेशन के साथ, compliant. कंप्लायंस ऑफिसर। बाकी और पोजीशन पे तो रहते ही हैं, बहुत सारे कंपनी सेक्रेटरी रहते हैं लिस्टेड कंपनी में। अब यहाँ पे कहीं लिखा हुआ है चार्टेड अकाउंटेंट या सीएमए, नो सर। अब मैं ये इसलिए ब्लंटली कह रहा हूँ क्योंकि मैं हूं दोनों, तो इसलिए मैं बोलूंगा तो ये नहीं होगा, वरना होगा कि ये प्रोफेशन वाइज क्या करते हैं, क्रिटिसिज्म करते हैं। तो इसलिए मेरे लिए आसान हो जाता है दोनों में से कुछ बोलना कि भाई कर रहे हैं तो दोनों तरफ तो खुद ही अपनी ही बुराई कर रहे हैं या बड़ाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको क्यों रखा गया है, चेहरे सुंदर हैं, अब तो मेरा देख करके तो कभी नहीं करता, अगर पता चल जाता ये सीएस है तो ये प्रोविजन हटाना पड़ता कि इतना गंदा दिखता है सीएस, हटाओ ये प्रोविजन। क्या चेहरा देख करके ये प्रोविजन है, No, sir. सर नॉलेज। हाँ, क्योंकि आप, अब ये नॉलेज क्यों, क्योंकि आपके कोर्स में ये चीज क्या किया गया है, रखा गया है। कंप्लायंस ऑफिसर का काम है सारे कंप्लायंस को फुलफिल करना, ये पढ़ाया आपको जा रहा है तो आप ही नहीं इस चीज को कंप्लाई करवा पाएंगे, तो इसलिए कंपनी में क्या होना चाहिए, एक कंप्लायंस ऑफिसर। अब ये बताइए, ये जो है वो एक हो गया तो काम हो गया ना, इसीलिए वन टाइम है। आप कहिएगा सर अगर वो रिटायर हो गया या चला गया, तो अब रिटायर हो गया चला गया तो इसकी जगह एक ही रहेगा, लेकिन प्रोविजन तो एक ही कंप्लाई माना जाएगा ना, कि कंपनी को क्या रखना है, क्या ये हर क्वार्टर में रखना है, No, sir. नो और ये सर। रखना है। No. तो अब बताइए, अगर मैंने इसको वन टाइम में मैंने नहीं रखा है, एलओडीआर ने रखा है, तो ठीक किया ना। Yes, sir. अगर Yes, sir. ईयरली रख देता तो आप इसका मतलब समझते हैं, हर साल एक कंप्लायंस ऑफिसर होता और हर साल पहले से भी है, तो कितने कंप्लायंस ऑफिसर हो जाते। इसीलिए इन्होंने बोला ये वन टाइम कंप्लायंस है। लिस्टेड एंटिटी शैल अपॉइंट, हर जगह वर्ड जरा पढ़िएगा ध्यान से। अच्छा, आपको क्या लगता है इसी तरह से होगा एलओडीआर रेगुलेशन जैसे मैंने आपको ऐसे दिखलाया है, नो सर। बहुत खतरनाक तरीके से लैंग्वेज में। बस मैंने आपके सुविधा के लिए वन टाइम कंप्लायंस का क्या बना दिया, इस तरह से टेबल बना दिया। ठीक वैसे ही जो है वो क्या किया है, क्वार्टरली कंप्लायंस का टेबल बना दिया है, कितने दिन में करना ये बना दिया। ये वहां भी है, बस क्या किया हुआ है, लिख लिख के मारा हुआ है, मतलब कहानियों में जैसे नहीं देते हैं पैराग्राफ में, लेकिन Yes, sir. आपको ऐसे ही इसको ध्यान रखना है केस लॉ के लिए। द लिस्टेड एंटिटी शैल अपॉइंट ए शेयर ट्रांसफर एजेंट, ये नाम सुना हुआ लग रहा है, नालायक टीचर था या टीचर ने पढ़ाया है शेयर ट्रांसफर एजेंट के बारे में, पढ़ाया है। Yes, sir. Yes. टीचर सामने, इसीलिए, वरना कोई और पूछता तो बोलते नहीं हमें कुछ नहीं पढ़ाते हैं, बहुत गंदा पढ़ाते हैं, ऐसे ऐसे कर देते हैं, यही बोलते हैं। नो नो सर। सर। नहीं, चलिए, तो यहाँ पे शेयर ट्रांसफर एजेंट हमने पढ़ा था, जरा बताइए पूरा नाम क्या था, RTSTA. पूरा बताइए आरटीए का। Registrar and Share Transfer Agent. रजिस्ट्रार नहीं, पूरा रजिस्ट्रार टू शेयर। शेयर ट्रांसफर एजेंट। आरटीए का फुल फॉर्म रजिस्टर टू इशू। एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट, बिल्कुल सही, याद रखिएगा, रजिस्ट्रार टू इशू एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट। अब आपको ये अपॉइंट करना कंपलसरी है, और द लिस्टेड एंटिटी रजिस्टर्ड विद सेबी एज कैटेगरी 1 शेयर ट्रांसफर एजेंट, जो भी, या तो कंपनी किसी को आरटीए अपना अपॉइंट कर ले या वो काम क्या करे, खुद से करे, इन हाउस जो है वो ये रखे। ये एक बार है या हर बार करना है, एक ही बार। एक एक बार। बार। अब आप कहेगा सर अगर वो बदल गया, तो भाई बदल गया तो उसकी जगह किसी को रखेंगे, लेकिन क्या हम बोल सकते हैं इसको कि हर क्वार्टर में एक आरटीए रखेंगे, नो सर। नो सर। ठीक है। द लिस्टेड एंटिटी शैल हैव द पॉलिसी फॉर व्हाट,
प्रिवेंशन ऑफ डॉक्यूमेंट अप्रूव्ड बाय इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने जो डॉक्यूमेंट्स को अप्रूव किया है, ये नहीं आज डायरेक्टर ने अपॉइंट अप्रूव किया, आप बोलेगा वो कागज तो हमें मिल नहीं रहा। आपको वो क्या करना है, बिल्कुल उसके लिए प्रोविजन बनाना है और 8 इयर्स तक उसको बिल्कुल सेफ कस्टडी में रखना, उसको डिस्ट्रॉय नहीं करना है। डिस्ट्रॉय करने से भी पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सेबी से परमिशन लेना पड़ता है। और तब अगर सेबी बोले, और आजकल आपको पता है सेबी क्या कहती है, पहले था कि 8 साल के बाद आप डिस्ट्रॉय कर सकते थे, अब सेबी कहती है कि क्यों ऐसी जान जा रही है, डिस्ट्रॉय करने के बजाय उसको किसमें कन्वर्ट कर दो, डिजिटल। डिजिटल। और एक छोटा सा पेन ड्राइव में तो आपको नहीं लगता इस पूरे रूम का फाइल जमा हो जाएगा, मैं पीडीएफ फाइल वगैरह की बात कर रहा हूं, नहीं हो जाएगा। यस सर। यस सर। तो सेबी कहती है इसका मतलब है कि दाल में कुछ काला है, वरना आप डिस्ट्रॉय करने के लिए मरे क्यों जा रहे हो। सही कह रही है सेबी या कुछ गलत कह रही है? सही कह रही है। सही कह रही है। सही लेकिन कह जरा रही है। सोचिए, कंपनी लगातार फाइल रखते रहे तो मुझे बताइए कंपनी का जो मेन मैन्युफैक्चरिंग उससे ज्यादा फाइल नहीं हो जाएगा, जितने कंप्लायंस से आजकल जीएसटी बाकी सबके रिसीट सबके ये। यस सर। यस सर, तो उन्होंने कहा जला दो, हमें कोई दिक्कत नहीं, बस क्या करो, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखो। लेकिन 8 साल से पहले तक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही सिर्फ रखने से नहीं चलेगा, जो जैसे उसको रखना पड़ेगा। अगर कोई चीज फिजिकल में तो फिजिकल में रहेगा। रहेगा। क्लियर है? तो ये प्रोविजन, इसके लिए आप क्या बनाएंगे, पॉलिसी बनाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमिटी ये बताऊंगा आपको अलग से, ये सब कमिटी बनाएंगे। कौन कौन सी कमिटी, ऑडिट कमिटी। अब ये ऑडिट कमिटी क्या करती है, ये बिल्कुल आएगा कॉर्पोरेट गवर्नेंस में। नॉमिनेशन रिम्यूनरेशन कमिटी क्या करती है बताऊंगा। रिस्क मैनेजमेंट कमिटी क्या करती है बताऊंगा। एंड विजिल मैकेनिज्म क्या है ये बताऊंगा। ये आपको जो है अपने यहां ये कंप्लायंस करना है। क्लियर है? और ये बताओ यस सर। मतलब क्या है, किसी दूसरे चैप्टर में नहीं बताऊंगा, इसी चैप्टर में बताऊंगा। जब एक खास पॉइंट पे पहुंचूंगा तो एक वर्ड यूज करूंगा कॉर्पोरेट गवर्नेंस, उसमें ये 4 बताऊंगा पॉइंट, और इसको अलग से बताऊंगा। किसको, विजिल मैकेनिज्म को। क्योंकि आपको बताऊंगा कि इतने से लेकर के इतने रेगुलेशन तक जो है वो कुछ कंपनी को एग्जम्प्ट किया गया है। करेंगे बात। फिलहाल ये सारे कंप्लायंस आपको क्या करने हैं, एक बार करने हैं, बार बार का है। वन टाइम। एक ही बार। बार। अब मान लीजिए ऑडिट कमेटी बनाए, ऑडिट कमेटी का एक मेंबर मर गया, तो फिर दूसरा नहीं आएगा, आएगा सर। आएगा। आ आएगा। जाएगा। इसको हम क्या मानेंगे, वन ही टाइम मानेंगे ना। अगर हम फिर बोल दिए कि हर क्वार्टरली आपको ऑडिट कमेटी कंस्टिट्यूट करना है, तो मुझे बताइए हर 3 महीने पे नया ऑडिट कमेटी बन गया ना। यस सर। लॉ का Yes, पर्पस sir. तो ये नहीं है, ये तो बस कह रहे कि ऑडिट कमेटी हमेशा क्या होना चाहिए, होना चाहिए। हमेशा होना होना चाहिए। चाहिए। ठीक है, क्लियर है ये बात। अब देखिए क्या क्या हमने बोला, कौन कौन सा कंप्लायंस करेंगे। वन टाइम One time. कंप्लायंस, क्वार्टरली। क्वार्टरली कंप्लायंस, हाफ Half ईयरली year. कंप्लायंस, ईयरली कंप्लायंस और Event इवेंट based. बेस्ड कंप्लायंस। यही बोला था। यस यस सर। सर। वन टाइम कंप्लायंस हमने देख लिया। अब किस पे आएंगे, Quarterly. क्वार्टरली। क्वार्टरली कंप्लायंस पे। लेकिन उससे पहले यहां तक कर लीजिए आप, यानी कि आपका स्टार्ट यहां से है और कहां पहुंच के आप रुकेंगे, मुझे बताएंगे यहां तक स्क्रॉल करते हो। कुछ पूछना है पूछ लीजिए, क्योंकि हमारा जो रूल है वो एज इट इज रहेगा। लिखते वक्त आपको कुछ भी पूछना नहीं है, सिर्फ ध्यान से लिखना है, जिन बातों को बताया उसको ध्यान रखते हुए। कोई दिक्कत यहां तक में, बेस समझ में आया एलओडीआर का? Yes, sir. अच्छा मुझे एक चीज बताइए, अगर ठीक ये मैं लिस्टेड केस में बताना शुरू कर देता तो क्या उतना मजा देता ये? क्योंकि ये तो लिस्टिंग कंप्लायंस है, जैसे ही हमने लिस्टिंग पढ़ा वैसे भी तो पढ़ सकते थे। यस सर। लिस्टिंग पढ़ते उसके बाद क्या पढ़ लेते, सारे लिस्टिंग कंप्लायंसेस। लेकिन सही मानिए इसमें बहुत सारी बात ऐसी आएगी जो, चूंकि अब आपका सारा स्टॉक एक्सचेंज की बात पढ़ी हुई, तो बहुत आसानी से उसको हम क्या कर सकते हैं, अंडरस्टैंड। कोरिलेट कर सकते हैं और आप आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसीलिए इसको कहां रखा है, एक राउंड पहले वो पढ़ने के बाद हम लोगों ने इन चीजों को रखा है। कीजिए।
Done, sir. ओके सर 1 सेकेंड ऊपर करेंगे। ठीक है, कितना तक? नहीं 1 सेकेंड सर, थोड़ा सा और ऊपर। इज इट ओके? जी सर। बताएं फिर मुझे। डन सर। यहां तक कर दूं स्क्रॉल? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. सर ठीक। इनका माइक म्यूट नहीं है, प्लीज म्यूट कर दें। सर डन। स्क्रॉल डाउन कर रहा हूं।
Done, sir. सबका मानूं, स्क्रॉल करूं? Yes, sir. चलिए यहां तक ही था। एक बार हम क्वार्टरली वाला पहले पढ़ते हैं, फिर लिखेंगे। अब जो कंप्लायंस हम देखने जा रहे हैं वो हर लिस्टेड एंटिटी को, जिनके बारे में ऑलरेडी हमने ऊपर पढ़ा हुआ है, उनको कब करना है, कितने दिनों पे, कितने दिनों पे? 21. नहीं 21 नहीं, कितने दिनों में ये कंप्लायंस? क्वार्टरली सर, Quarterly. यानी हर क्वार्टर में उसको ये कंप्लायंस करना है। हमारे यहाँ कितने क्वार्टर हैं साल में? और 4। ये वाला क्वार्टर नहीं है, वो तो जब मर्जी तब लगा लीजिए, उसमें 4 कौन पूछता है। ये कौन से क्वार्टर है हमारे? मंथ वाले। तो फर्स्ट क्वार्टर जनरली जो हमारा स्टार्ट होता है वो 1 अप्रैल से कहां तक चलता है? 30th जून 30th जून 1 अप्रैल से जून तक चलता है। फिर आपका 1 जुलाई से अगला क्वार्टर शुरू, और वो चलता है आपका 30th कहां तक? सितंबर तक। फिर आपका अक्टूबर से कहां तक? 31 दिसंबर। और फिर आपका कहां से? जनवरी से मार्च तक। यही आपका क्वार्टर चलता है। तो ये वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं कि जब वो क्वार्टर खत्म होगा तब आपको ये कंप्लायंस करने पड़ेंगे। ये टाइम दिया हुआ है, जिसमें से दिया हुआ है द लिस्टेड एंटिटी शैल फाइल विद द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। अब जरा देखिए तो क्या वर्ड यूज किया गया है, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। अगर हम 4 स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, जिसमें से एक एनएससी, एक बीएससी, एक कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज, एक दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज है, तो हमें ये काम चारों में करना होगा या किसी एक में? बोलिए जल्दी जल्दी। सर जहाँ पे इतना सोचना पड़ेगा। सर किसी एक में. सर कहाँ लिखा चारों हुआ में. है? कहाँ लिखा हुआ है किसी एक में, ये बता दीजिए। चारों में सर, चारों सर चारों में. अगर कुछ नहीं लिखा इसका मतलब हम जहां जहां लिस्टेड है हमें सब जगह ये चीज क्या करना पड़ेगा? चारों में। चारों जगह। अगर हम 4 जगह हैं तो ये संदेशा कहां पहुंचाना पड़ेगा? चारों जगह। किस बात का? देखिए, द नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स कंप्लेंट पेंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर, यानी अगर हम बात कर रहे हैं अप्रैल की, तो 1 अप्रैल को जब ये क्वार्टर शुरू हुआ उस समय कुछ कंप्लेन होंगे इन्वेस्टर के या नहीं? यस सर। यस सर। अगर यस तो वो कंप्लेन नंबर 10 है तो 10, अगर नो तो क्या रहेगा? 0। कोई ना कोई नंबर तो होगा, 0 भी एक नंबर है या नहीं है? यस सर। यस सर. तो ये उसमें मेंशन रहेगा। इसके बाद इस क्वार्टर में जो आपने रिसीव किया, यानी कब से कब तक? 1 अप्रैल से लेकर के 30 जून के बीच में आएंगे कुछ कंप्लेन? यस सर. अगर यस है जवाब तो यहां ऐड कीजिए। पॉसिबल है ना भी आए, ले लेते हैं कैसा भी सिचुएशन, तो क्या करेंगे? लिखेंगे 0 या नहीं लिखेंगे? यस सर. ये कंप्लायंस कंप्लेन के नहीं आने पे भी करना है या नहीं करना है? नहीं आया तो करना है। अगर नहीं आया तो क्या लिखिएगा? 0. 0, लेकिन रिपोर्ट जरूर बनेगा। ड्यूरिंग डिस्पोजल ऑफ द कंप्लेंट ड्यूरिंग द क्वार्टर। अब इसमें से कितने जो है वो डिस्पोज हो गए? टोटल मिलकर के तो 15 हो गया। हो सकता है इसमें से ऑल 15 हो गया हो, पॉसिबल। यस सर. हो सकता है 14 हुआ हो सकता है कुछ भी ना हुआ हो। जो भी नंबर होगा मुझे नहीं पता, वो नंबर क्या करना है? मेंशन करना है। दोज रिमेनिंग अनसॉल्व एट द एंड ऑफ क्वार्टर, यानी 30 जून को जो क्या पड़ा हुआ है, 30 जून के अंत में खत्म होने के बाद जो क्या पड़ा हुआ है? पेंडिंग पड़ा हुआ है, वो लिखिए। अब फिर मैं बोलूंगा, इस बात से कोई परेशान नहीं होना आपको होना है कि सर अगर वो 0 है तो, मैंने बोला 0 होगा तो नहीं लिखना है। नो सर। 0 है तो 0 लिखिए, और सारे के सारे ही पेंडिंग रह गए तो 15 लिखिए।
अब इसके बाद जो एक्शन लेना है वो स्टॉक एक्सचेंज को लेना है। लेकिन अगर आपने ये कंप्लायंस नहीं किया तो आप नॉन कंप्लायंस रेगुलेशन 3 सब रेगुलेशन 3 में बुक होंगे या नहीं? रेगुलेशन 13(3) में बुक होंगे या नहीं? यस सर। तो सबसे पहला चीज, एक तो पहले से आप जो है वो कम जो इन्वेस्टर्स ग्रीवांसेस को जो है वो मीट कर रहे हैं, और दूसरा ये रिपोर्ट अगर नहीं दिया तो एक और आपने कॉन्ट्रावेंशन किया या नहीं किया? यस सर। और ये कितने दिन के भीतर ये आपका जो है वो फाइल करना है स्टेटमेंट रिपोर्ट ये बना करके? 21 days 21 मेरे days. बर्थडे से या आपके बर्थडे से 21 डेज? क्वार्टर की from end of quarter. यानी कि इस केस में अगर हम फर्स्ट क्वार्टर में है तो कितने तारीख से 21 दिन? 30th जून के बाद। तो कितने तारीख तक? 21 जुलाई। 21 जुलाई। क्लियर है बात? यस सर। Yes, sir. मुझे बताइए, क्या यहाँ दे करके आपसे जो है वो केस लॉ बना सकता है या नहीं? यस सर। इतने को Yes, इतना, इतने को इतना, इतने को इतना, कितने डेट तक ये रिपोर्ट जाएगा, क्या पूछ सकता है या नहीं? यस सर। यहाँ ना सही, इंटरव्यू में ऐसा दे सकता है या नहीं? और हम लोग मस्त देते हैं, आपको पता है सीएस का हम लोग अब रिटेन भी लेते हैं इंटरव्यू राउंड, इंटरव्यू से पहले एक। कुछ पता है, किसी सीनियर वगैरह ने बताया है? नो सर। नो सर। ये सिर्फ उन कंपनीज में जहां लाखों में सैलरी मिलती, फिर ये लाखों का मतलब 1 महीने में लाख रुपए कह रहा हूं, 1 महीने में लाखों रुपए, साल में नहीं। उन कंपनीज में ऐसा किया जाता है। जब आप इंफोसिस में जाएंगे, पोलैरिस में आएंगे, रिबॉक में आएंगे, इन कंपनीज में, तो एक चीज बताइए, जब वो आपको पैसे ज्यादा दे रहे हैं, आपसे एक्सपेक्टेशन ज्यादा बड़ा रख रहे हैं, कोई गुनाह कर रहे हैं? नो सर। नो सर। No, sir. गुनाह तो तब है जब एक्सपेक्टेशन दुनिया भर का रखे और सैलरी 40-50 हजार की दे, तब गुनाह है। तब है या नहीं? यस यस सर। सर। तब तो मन करेगा कि मोर्चा निकाल करके जाए और पिटाई करके आए। लेकिन यहाँ पे जब वो आपको दे रहे हैं उतना अच्छा सैलरी, तो वो चाहेंगे भी तो, और उस समय पूरा केस स्टडी जैसा दे देते। और एक्चुअली मतलब शॉर्टलिस्ट करने का ये भी एक तरीका है, बहुत सारे वैकेंसी। अब आप ही सोचिए, आपको पता चलेगा इन्फोसिस में सीएस की वैकेंसी, आप नहीं अप्लाई करना चाहेंगे सीएस बनने के बाद? यस यस सर। सर। Yes, sir. आप चाहेंगे तो आपके तरह और भी लोग तो कम से कम इच्छा तो रखेंगे ही, चाहे वो डिजर्व करें या ना करें। अब उसी में ना सिलेक्शन होना है, तो इसीलिए उन सब जगहों पे ये चीज रहता है। चलिए, तो हम 21st डे ऑफ एंड ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वार्टर ये दे देंगे। ये हर क्वार्टर में करना है बस, या एक क्वार्टर में करना है? हर क्वार्टर। हर क्वार्टर। सर अभी सर ये ये केस सिर्फ स्टडी ये वाला क्या सिर्फ पॉइंट पहले साल में करना है, या लगातार कंपनी जब तक चलते रहेगी तब तक ये करना है? गोइंग कंसर्न में। Going concern. जब तक कंपनी लिस्टेड रहेगी तब तक आपको ये क्या करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। और एक रिपोर्ट आपका बना, वही रिपोर्ट कहाँ जाएगा? एनएससी जाएगा, अगर आप एनएससी में लिस्टेड है। वही कहाँ जाएगा? बीएससी में। वही कहाँ जाएगा? कलकत्ता स्टॉक। और वही कहाँ जाएगा? दिल्ली दिल्ली स्टॉक। तो कि हमारे केस में कंपनी इन चारों स्टॉक एक्सचेंज में क्या थी? लिस्टेड। लिस्टेड थी। सर ये 21 डेज फर्क पड़ता है कि रीजनल में जाएगा या नहीं, रीजनल में भी जाएगा या नहीं? सर जाएगा। सर अगर वहां पे भी लिस्टेड है तो? वही तो कह रहा हूँ, हमारे केस में लिस्टेड है, जाएगा या नहीं? क्योंकि देखिए वर्ड क्या लिखा हुआ है, ये पढ़िए, बार जाएगा, बार सर। बोल रहा हूँ। सर रिकॉग्नाइज। और रिकॉग्नाइज में डेजिग्नेटेड डायनामिक रीजनल स्टॉक एक्सचेंज एसएमई सब आता है या नहीं? यस सर। यस सर। अगर यहाँ साफ लिखा रहता है डेजिग्नेटेड डायनामिक तो भेजते हैं? नो सर। तो हमारा चॉइस होता, हम चाहे तो भेजे, चाहे ना भेजे। हाँ जी, ना अब भेजें। अब कोई क्वेश्चन पूछ रहे थे, अब पूछिए जो सर ये बच्चे पूछ- 21 डेज सैटरडे संडे इंक्लूड है या फिर बस नॉर्मल वर्किंग डेज के होते हैं? क्या चीज 21 डेज? ये वर्किंग डेज है या फिर नहीं। हॉलीडेज? 21 डेज लिखा हुआ है, पता है क्यों? क्योंकि इसमें आपको इतने दिन जरूर मिल जाएंगे कि लगातार 21 डेज जो है वो कभी भी जो है वो किसी भी क्वार्टर में के बाद जो है वो नॉन वर्किंग डे नहीं होता है। इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 21 डेज, ये कैलेंडर डेज है। क्लियर है? ओके सर। सर आप केस स्टडी का कुछ कह रहे थे, मेरे इधर नेटवर्क फ्लक्चुएशन में आपकी आवाज कट गई, तो सर आप किस पॉइंट पे? मैंने केस स्टडी के बारे में कहा कि ये चीज जो है वो डे डेट में दे करके कि आपको सिचुएशन दे देगा और कह देगा कि एक कंपनी जो है वो के एक पर्टिकुलर क्वार्टर की कहानी दे देगी और आपसे पूछेगा कि बताए कितने तारीख तक उन्हें जो है रिपोर्ट सबमिट करनी होगी। ये मैंने कहा था। तो उस केस में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये किस क्वार्टर में हो रहा है सारी कहानी।
क्लियर है? वो देंगे आपको कि इस क्वार्टर के शुरू में इतने कंप्लेन आए थे और इतने तारीख को, ये नहीं देंगे क्वार्टर देंगे, वो डेट लिखेंगे कि इतने तारीख तक इतने कंप्लेन कंपनी के अनसॉल्व थे, इस बीच में इतना आया, इस बीच में इतने आया, एज पर LODR बाय व्हाट डेट व्हाट काइंड ऑफ रिपोर्ट शैल बी मेंशन बाय द कंपनी सेक्रेटरी। अच्छा, इन सारे कंप्लायंस की जिम्मेदारी किनके ऊपर है? सर कंप्लायंस ऑफिसर। कंप्लायंस ऑफिसर कौन होता है? CS। तो सिर्फ सैलरी लीजिएगा या जिम्मेदारी भी उठाइएगा? तो जिम्मेदारी भी उठानी पड़ेगी। पोसंपा का भी प्रोविजन है, कौन भुगतेगा? CS तो फ्री लंच, फ्री डिनर, फ्री एकोमोडेशन, पोसंपा है, पोसंपा वो भी है। खेला था आपने ये गेम, पोसंपा है, पोसंपा, 100 रुपए की घड़ी चुराई, अब तो जेल में जाना पड़ेगा, जेल का रोटी खाना पड़ेगा, जेल का पानी पीना पड़ेगा। खेला था ऐसा कुछ? ये आप लोग हाई फाई बच्चे होंगे, आप लोग रिंगा रिंगा रोजेस क्या क्या ऑन द ऐसे करके खेलते होंगे, हो सकता है। सर हम भी गरीब बच्चों में ही खेला था। अच्छा ठीक है, क्योंकि गरीब बच्चे ऐसा खेलते हैं, पोसंपा पोसंपा। क्योंकि अब मेरी बिटिया पोसंपा की जगह क्या खेल रही है? रिंगा रिंगा में ये जनरेशन चला गया है। ये वो सब गेम नहीं खेल रहे जो हम लोगों ने खेला था। आइए अगला कंप्लायंस देखते हैं। रेगुलेशन नंबर मैंने बगल में लिखा है, वो आपके ऊपर है। अच्छा एक और चीज, LODR में सबसे ज्यादा चेंजेस आते हैं। किस चीज में चेंजेस आते हैं? वो डेट वगैरह में, कि ये काम जो 21 दिन है उसको कभी 15 दिन करते हैं, कभी 28 दिन करते हैं। अगर कहीं डेट और ये चीज रहा तो वो उसके अकॉर्डिंग लास्ट तक हम लोग देखते हैं। द लिस्टेड एंटिटी शैल सबमिट अ क्वार्टरली कंप्लायंस रिपोर्ट ऑन व्हाट? ऑन कॉर्पोरेट टू द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। अब ये देखिए कितने दिन के भीतर? 15 डेज। ये कितने दिन में था? 21। मुश्किल काम जरूर है। देखिए कि मैं आपको बताऊं कौन कौन सा कंप्लायंस है, ये याद रखना मुश्किल नहीं है, लेकिन मुश्किल क्या है वो बतलाता हूं। कौन कौन सा क्वार्टरली कंप्लायंस है और कितने दिन के भीतर करना है उस क्वार्टर के खत्म होने पे। कभी कभी क्या होगा, हाफ ईयरली वाला ध्यान आएगा क्वार्टरली में, क्वार्टरली वाला ध्यान आएगा किसमें? हाफ ईयरली में। लेकिन एग्जाम के लिए आपकी ये मजबूरी है कि आपको याद रखना पड़ेगा, हम लोगों के लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें कंसल्टेंसी देते वक्त कोई ये नहीं बोलता है कि आप कोई चीज देख नहीं सकते हैं। आप बजाबता पूरे तरह से क्या कीजिए, देखिए और देख के जवाब दीजिए। लेकिन अभी आपका एग्जाम आपको ये नहीं कहता है। लेकिन आपको पता है आपके 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें आप देख के ये जवाब दे सकते हैं। न्यू जो कोर्स है आपका, उसमें प्रोफेशनल में 2 कोर्स हैं, 2 सब्जेक्ट है, ओपन बुक है। उसको क्या कर सकते हैं आप, बुक लेकर जाइए और तब एग्जाम दीजिए। पता है प्रोफेशनल का ये चीज? यस सर। सर अभी वाले कोर्स में भी तो है। हाँ आपके में भी उसमें एक है। हाँ सर एक और नए वाले में क्या किया गया है? 2। आप जब पास करके आएंगे और कभी भी स्विच हो सकते हैं। वैसे आइए, द लिस्टेड एंटिटी शैल सबमिट टू ए स्टॉक एक्सचेंज ए स्टेटमेंट शोइंग होल्डिंग ऑफ सिक्योरिटीज एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न सेपरेटरी फॉर ईच क्लास ऑफ सिक्योरिटी। ये ईच क्लास का मतलब क्या है? कौन कौन सा? डिबेंचर्स, इक्विटी। बिल्कुल, इक्विटी है, प्रेफरेंसेस शेयर्स है, डिवेंचर है, बॉन्ड है, सबके लिए किनके पास कितना होल्डिंग। अब देखिए ये सब क्यों भेजते हैं आपको पता है? अच्छा ये रिकॉर्ड आप लेंगे कहां से, ये बताइए मुझे। स्टॉक एक्सचेंज। अब तो आपका सारा कुछ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, इसीलिए मैंने पूछा कि आपको ये जवाब देना चाहिए था। सर आजकल तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक में है, कहां से लेंगे? तो डाटाबेस सेव किससे लेंगे? मामू मत बनाइए, नाम बोलिए। डिपॉजिटरी। हाँ जी खुल के बोलिए, डिपोजिटरी से। इसी बात के तो डिपोजिटरी को आप पैसे देते हैं एज बीइंग अ कंपनी। क्यों बनाया उसको डिपोजिटरी? यही डेटाबेस तो रखने के लिए, और जब मांगेंगे तो वो देगा या नहीं देगा? डेटाबेस सर देगा, पूरे नाम के साथ देगा आपको। वो देगा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, आपकी मर्जी, आप उसको फिजिकल जैसे कीजिए। लेकिन ये भी कितने दिन के भीतर? 21 days. The listed entity shall submit to a stock exchange a statement of deviation or variation. अब देखिए इसमें क्यों नहीं डेट लिखा हुआ आपको पता है? क्योंकि अगर आपके इन स्टेटमेंट में से किसी में भी किसी तरह का क्या है, वेरिएशन है। क्या मतलब है वेरिएशन का? अब मुझे एक चीज बताइए, यहाँ क्या लिखा हुआ है कि कितने कंप्लायंस
क्वार्टर के पहले थे, कितने उस बीच में आए हैं, कितने जो है वो सॉल्व हुए, कितने पेंडिंग रहे, ये पैटर्न है या नहीं? यस सर। आपने इससे अलग होकर के जो है वो रिपोर्ट बनाया, दैट इज कॉल्ड व्हाट? दैट इज कॉल्ड व्हाट? कॉन्ट्रावेंशन। दैट इज नहीं कॉन्ट्रावेंशन, दैट इज कॉल्ड डेविएशन। आपने रिपोर्ट जरूर दिया है, लेकिन रिपोर्ट जो दिया है वो इस फॉर्मेट में नहीं देकर के कुछ और भी मेंशन किया है, कुछ और भी, दैट इज कॉल्ड व्हाट? डेविएशन। डेविएशन और वेरिएशन। अगर ऐसा है तो इस चीज को आप अगर यहां पे है तो इसी समय बताना होगा, अगर इसमें है तो यहां बताना पड़ेगा, अगर इसमें है तो यहां बताना पड़ेगा, इसलिए यहां पे कोई डेट दिया हुआ नहीं है। ये बात क्लियर है? यस सर। आपको ईच क्लास ऑफ सिक्योरिटीज का बतलाना है, फॉर्मेट दिया हुआ है। अगर आपने उसमें कोई वेरिएशन किया है तो वो बात भी बताएंगे, कितने दिनों के भीतर? सर उसी टाइम में जब हम स्टेज पे होंगे। जिस दिन आप फाइल करें 21 डेज के भीतर क्वार्टर के आपको करना है, इसका मतलब जब आप फाइल करें तो उसी से बतलाएंगे, ठीक है? इसीलिए यहां दिया, अगर आपका वो वेरिएशन यहां है तो 21 डेज, अगर वो वेरिएशन कॉर्पोरेट गवर्नेंस का है तो कितने दिन वाले में? 15 वाले में। क्लियर है? Yes, sir. The listed entity shall submit quarterly and yearly up to date financial result। अब देखिए यहाँ पे दो चीज है, क्या आप जब ईयरली पढ़ेंगे तब ये कंप्लायंस नहीं आएगा? आएगा आएगा सर। सर। ईयरली वाले में आएगा, लेकिन ये क्वार्टरली ईयरली दोनों, इसलिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ रहा है, बताना पड़ रहा है, क्योंकि अभी मैं कौन सा कंप्लायंस बता रहा हूँ, क्वार्टर। तो यहाँ मुझे बताना होगा या नहीं? यस सर। Yes, sir. तो यहाँ भी बता रहा हूँ, फाइनेंशियल रिजल्ट टू स्टॉक एक्सचेंज कितने दिन के भीतर? 45 डेज ऑफ एंड ऑफ ईच क्वार्टर। देखिए अदर देन व्हाट लिखा हुआ है, लास्ट क्वार्टर। और ये आप जानेंगे जब मैं ईयरली कंप्लायंस बताऊंगा, क्योंकि लास्ट क्वार्टर वाला किस में आ जाएगा? ईयरली में। ईयरली में आ जाएगा। और वहां पे 45 की जगह 60 डेज दिया हुआ है, करेंगे वहां पे। क्यों 60 डेज दिया हुआ है? क्योंकि लास्ट क्वार्टर वाला हमेशा आपका क्या होगा? ऑडिट होगा, इसीलिए आपको समय क्या दिया जाता है? ज्यादा दिया जाता है। क्लियर है ये क्वार्टरली कंप्लायंस आपका? चलिए हाफ ईयरली कंप्लायंस कितने दिन पे हमें करना है? 6 मंथ। ठीक है, ये आपको करना है 6 मंथ्स पे। तो यहां पे देखिए, द लिस्टेड एंटिटी शैल सबमिट ए कंप्लायंस सर्टिफिकेट। अब फिर देख लीजिए किसको? स्टॉक एक्सचेंज। टू द एक्सचेंज का मतलब अब कौन सा स्टॉक एक्सचेंज? हम तो 5 जगह लिस्टेड हैं। बिल्कुल पांचों के पांचों। ड्यूली साइंड बाय बोथ द कंप्लायंस ऑफिसर ऑफ द लिस्टेड एंटिटी। ड्यूली साइंड बाय बोथ, किससे किससे? ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव एंड शेयर ट्रांसफर। शेयर ट्रांसफर। ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव और शेयर ट्रांसफर एजेंट का मतलब यही हुआ कि शेयर ट्रांसफर एजेंट से क्या होना चाहिए? साइन होना चाहिए। अब वो करे या जिसको वो क्या करे? ऑथराइज करे। और ये है क्या? कंप्लायंस सर्टिफिकेट कि सारे कंप्लायंसेस क्या हो रहे हैं? फुलफिल हो रहे हैं। अब आप देखिए, अगर यहाँ पे आपने गलत साइन किया, मतलब बिना कंप्लायंस हुए किया, तो बताइए किसकी जिम्मेदारी आएगी? ऑफिसर एंड और ये आरटीए कहां से आ गया? क्या आरटीए को अपॉइंट करना जरूरी है? यस सर। इशू होगा तो देखिए कैसे, पहले वन टाइम वाले में आइए और देखिए, कंप्लायंस ऑफिसर को भी अपॉइंट करना पड़ेगा आपको, और किसको? शेयर ट्रांसफर एजेंट। Share transfer agent. और ये अपॉइंट है सिर्फ वहां पे जो है वो हवन करने के लिए नहीं, बल्कि जिम्मेदारी लेने के लिए कि अगर कोई नॉन कंप्लायंस हो रहा है, बताऊंगा आपको, तो वो विसिल ब्लोअर के तहत वो विसिल बजा दे, सीटी मार दे। सीटी मारने का मतलब क्या है? किनको बता दें? स्टॉक एक्सचेंज और सेबी को, कि हमारे लाख चाहने के बावजूद भी चीजें नहीं रुक रही, यहाँ पे क्या हो रहा है? गड़बड़ हो रहा है। Compliance. अब आप कहेंगे सर पानी में रह के मगरमच्छ से बैर कैसे होगा? अब उसके लिए भी मैकेनिज्म बना है, बताऊंगा आगे, जो विजुअल मैकेनिज्म वगैरह है। एनीवे, फिलहाल के लिए कितने दिन के भीतर? 1 month from the end. किससे? एंड ऑफ ईच हाफ फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, तो पहला कहां से शुरू होता है? 1 अप्रैल से कहां तक जाता है? 30 सितंबर। फिर आपका जो है वो 1 दिसंबर से 31 मार्च तक जाता है। तो यहाँ पे है अगर आप, तो कितने तारीख तक चला जाना चाहिए? सर 1 अक्टूबर। 1 मंथ लिखा हुआ, इसका मतलब अंतिम दिन तक भी अक्टूबर के आपके पास क्या है? टाइम है। नॉन कंप्लायंस नहीं माना जाएगा।
आपको इंश्योर करना है कि शेयर ट्रांसफर एजेंट, या देखिए जहां शेयर ट्रांसफर, अगर आपने इन हाउस ये इंतजाम कर लिया है तो हम आपको आरटीए को अपॉइंट करने से क्या करते हैं, एग्जम्प्ट करते हैं, क्योंकि आपको उसी पर्पस के लिए हमने जो है वो बोला है रखने के लिए, ताकि लोगों को, आपके इन्वेस्टर्स को जो है वो क्या ना हो, इनकन्वीनियंस ना हो। वरना बोलेंगे हमारे जो लोग काम करते वही कर लेंगे, कैसे वो कर लेंगे, उनके ऊपर वैसे ही काम का बर्डन है। एज द केस में प्रोड्यूस ए सर्टिफिकेट फ्रॉम अ प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी। अब जरा देख लीजिए, इसका मतलब एक तो कंप्लायंस ऑफिसर भी है, एक कौन है, TCS। साथ ही साथ इस बात को और किससे वैलिडेट करवा लें, प्रैक्टिसिंग। क्यों प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी बोला, एक जब कंपनी सेक्रेटरी वहां है ही एज अ कंप्लायंस ऑफिसर, आरटीए भी है, फिर क्यों ये आ रहा है अलग से प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी। न्यूट्रल देगा ना सर, इसके ऊपर कोई इन्फ्लुएंस नहीं होगा कंपनी का, ये न्यूट्रल अपनी ओपिनियन देगा। बिल्कुल, सेबी ऐसा सोच रहा है कि चलो अगर वो किसी कारण से कुछ दबाव में भी रहे तो कम से कम जो इंडिपेंडेंट है वो कम से कम दबाव में नहीं रहेगा। सेबी एटमैक्स यही कर सकती है ना कि आपको अलग अलग तरीके से क्या करने की कोशिश कर रही है, अपने इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है कि सही इंफॉर्मेशन पहुंचेगा और सही वो क्या ले सकेंगे, एक्शन ले सकेंगे। ये भी सेम चीज है, कितने दिनों के भीतर, 1 मंथ। क्लियर है विद इन 1 मंथ, मतलब अक्टूबर हो गए ना, अगर 30 सितंबर है पूरा। हाँ जी, अक्टूबर के लास्ट दिन तक भी। ओके सर। सितंबर खत्म, सितंबर के बाद अगला महीना क्या है, अक्टूबर, कितने दिन का होता है, 31। तो अगर आप 31 को भी कर लेते हैं तो ये नॉन कंप्लायंस नहीं होगा। 1 मंथ लिखा हुआ है, 30 दिन नहीं लिखा हुआ है इस बार, इसलिए ध्यान रखिएगा 1 मंथ, इसीलिए 1 मंथ कहाँ है, 30 दिन कहाँ लिखा हुआ है, इन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। अगर मार्च होगा तो फिर अप्रैल का 30 दिन होंगे क्या, हाँ देखिए, अब अगर सोच रहे कहीं पे 30 डेज लिखा और आपने 31 अक्टूबर को अगर किए होते, तो अगर लिखा रहता यहीं पे 30 डेज ऑफ द एंड ऑफ ईच हाफ फाइनेंशियल ईयर, तो 30 अक्टूबर, तो 31 को करने का मतलब नॉन कंप्लायंस या कंप्लायंस, नॉन कंप्लायंस। नॉन कंप्लायंस। तो ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए मैं समझाने का काम इस साइड से कर सकता हूँ, लेकिन अब मुझे बताइए ये याद रखने वाला काम कैसे आप करेंगे, आप ही को करना होगा ना। यस सर। तो बस थोड़ा सा इसको साइंटिफिक तरीके से कीजिएगा, जब पूरा हो जाए तब कि 21 डेज में कौन सा वाला है, 15 डेज में कौन सा है, ऐसे करके ज्यादा याद रहेगा। चलिए अब पहले आप यहां तक कीजिए, फिर आगे बढ़ते, नहीं तो एक बार में ज्यादा हो जाता है। एक इनका आपका क्या है, इसके बाद हमारा, चलिए ईयरली कंप्लायंस भी कर लेते हैं, फिर आप लिखिएगा। ईयरली कंप्लायंस में देखिए क्या क्या है, लिस्टेड एंटिटी शैल पे ऑल सच फी और चार्जेस एज एप्लीकेबल टू द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। ये कौन सा फी है, एक फी तो आपको पता ही, लिस्टिंग फी। यस सर। कितने दिन के भीतर, 30 डेज। अगर नहीं किया तो ये कोई ग्राउंड बनता है, बताइए कौन सा ग्राउंड बनता है, पढ़ाया था, हाँ डीलिस्टिंग का। डीलिस्टिंग बोलिएगा या कंपलसरी डीलिस्टिंग, कंपलसरी डीलिस्टिंग सर, कंपलसरी डीलिस्टिंग का ये ग्राउंड बनता है। वेरी गुड। द लिस्टेड एंटिटी शैल सबमिट एनुअल, अब देखिए कौन सा, ऑडिटेड स्टैंड अलोन फाइनेंशियल रिजल्ट विथ व्हाट, ऑडिट रिपोर्ट एंड स्टेटमेंट ऑन इंपैक्ट ऑफ ऑडिट क्वालिफिकेशन। कुछ याद है, ये ऑडिटर क्वालिफिकेशन वर्ड मैंने यूज किया था पहले भी। यस सर। ऑडिटर क्वालिफिकेशन का मतलब ऑडिटर का कितना पढ़ा लिखा होना नहीं है, बल्कि उसने क्या किया है, उसका रिव्यू, कमेंट, रिव्यू, कमेंट, क्या कमेंट उसने किया, क्या फाइंडिंग उसके हैं, ये सब आपको जो है वो देना है कितने दिनों के भीतर, 60 days। फाइनेंशियल। अब आप देखिए जरा, यहाँ पे जब मैंने आपको करवाया था तो मैंने लिखा था 45 डेज, क्वार्टरली था, और देखिए यहाँ लिखा था ना ईयरली। यस सर। और इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है अदर देन व्हाट, लास्ट क्वार्टर, क्योंकि लास्ट क्वार्टर वाला एनुअल में जा रहा है, और वहां कितने दिन का समय है आपके पास, 60 डेज। 60 डेज। क्लियर है, यस सर मतलब 3 क्वार्टर्स के लिए तो पहले 3 क्वार्टर्स के लिए तो 45 डेज और आखिरी के 60। पहले 3 क्वार्टर के लिए 45 डेज में जाना चाहिए। क्लियर, लास्ट का 60 के लिए, लास्ट के लिए कितना टाइम, 60 डेज। रीजन बताया था, दोबारा बता रहा हूं, क्यों,
सर फिर ऑडिट होता है ईयर उस एंड टाइम। होगा तो फाइनेंशियल ऑडिट है और साथ में ऑडिट रिपोर्ट वगैरह भी लगाना है, सब कुछ देना है। तो जब ही ऑडिटर आएगा, ऑडिटर अपॉइंटमेंट होगा, ऑडिटर काम करेगा, थोड़ा ज्यादा समय लगेगा या नहीं इंटरनल से, यस सर। इसीलिए 15 डेज का आपको जो सरप्लस टाइम दिया। द लिस्टेड एंटिटीज हैव सबमिट द एनुअल रिपोर्ट टू ए स्टॉक एक्सचेंज। अब ये देखिए कितने दिनों के भीतर है, हाउ मेनी डेज, 21 21 वर्किंग डेज। अब यहाँ पे देखिए वर्ड क्या यूज किया गया है, working वर्किंग days. डेज। इसका मतलब यहाँ साफ तौर पे उन्होंने क्या कर दिया, लिख दिया कि कैलेंडर डे नहीं है बल्कि क्या है, वर्किंग डेज। Days. वर्किंग डे है, ऑफ इट बीइंग अप्रूव्ड एंड अडॉप्टेड इन एनुअल जनरल मीटिंग। अब ये भी ध्यान से देखिए 20 डेज कहां से है, ईयर के एंड होने से नहीं है, एजीएम। एजीएम। आपका एजीएम में जब ये अप्रूव हुआ, और एजीएम आपके फाइनेंशियल ईयर के एंड होने के कितने दिनों के भीतर एजीएम करना पड़ता है, 9 months। अलग अलग जगह अलग अलग तरह के प्रोविजन है, लेकिन आपका है कि आपका जैसे ही एनुअल जो है वो ईयर खत्म, फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ, उसके 6 मंथ्स के भीतर आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट ले डाउन करना पड़ता है, किसके सामने, शेयर होल्डर्स के सामने। तो अलग अलग 2-3 प्रोविजन को मिक्स करके ये निकल करके आता है, अलग अलग के लिए अलग अलग टाइम है। लेकिन जिस भी दिन आपका एजीएम हुआ, वो एजीएम का टाइम आप जानिए, वो एजीएम को कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग आप फुलफिल कीजिएगा, क्लियर है। यस Yes, सर। sir. लेकिन एजीएम होने के कितने दिनों के भीतर, वर्किंग डेज। 21 वर्किंग डेज। 21 वर्किंग डेज, क्लियर है। Yes, sir. यस सर। अब मुझे एक बात बताइए, इन चीजों पे कितना मजेदार केस लॉ बना सकता है, नहीं बना सकता। यस सर। यस सर। पहले आपका एजीएम करवाने वाला अगर कंपनी लॉ और इसको मिक्स करके दे दे ना क्वेश्चन, और मजा आ जाए। हालांकि एग्जाम में नहीं देगा, एग्जाम में जो देगा वो इसी ज्यूरिडिक्शन में देगा, किस ज्यूरिडिक्शन में, एसएलसीएम में, एसएलसीएम के ज्यूरिडिक्शन का। तो हमने जो है वो कौन कौन सा कंप्लायंस किया है, क्वार्टरली, वन टाइम, क्वार्टरली, ईयरली। हाफ ईयरली और ईयरली। Yearly। तो अब आप ईयरली तक वाला लिख करके तब मुझे डन कीजिए। सर ये जो स्टेटमेंट ऑन इम्पैक्ट ऑफ ऑडिट क्वालिफिकेशन, सर इसमें इम्पैक्ट क्या होता है, मतलब किस तरीके इम्पैक्ट का मतलब है आपके कंपनी पे क्या इम्पैक्ट होगा। अगर ऑडिटर ने बोला कि ये फंड जो है वो मिसयूज है पब्लिक के फंड का, अब इसका इम्पैक्ट क्या है ये आप बताइए। इससे हो सकता है कि आपका नेक्स्ट टाइम जब आप पब्लिक इशू करें तो शायद वो इशू क्या जाए, अंडर सब्सक्राइब जाए, या इससे आपके शेयर्स के प्राइस इफेक्ट हो सकते हैं। जो जो उस पर इम्पैक्ट पड़ता है वो आप बताएंगे। ऑब्वियस सी बात है, ऑडिटर अगर जो क्वालिफिकेशन देते हैं नेगेटिव इन नेचर होता है, तो इम्पैक्ट भी क्या होगा उसका, पॉजिटिव इन नेचर या नेगेटिव इन नेचर। नेगेटिव इन नेचर। और ये इसीलिए स्टॉक एक्सचेंज को बताया जाता है ताकि स्टॉक एक्सचेंज इस बात के लिए इन्वेस्टर्स को पहले से बता देगा कि देखिए इन चीजों के कारण इनके स्टॉक में कोई भी चेंजेस आ सकते हैं, वो आप जाने, लेकिन हमारा काम आपको क्या करना है, इन्फॉर्म करना है। और थोड़े जो है वो कहिए ज्यादा जो है इफेक्टिव तरीके से आप तक ये बात हम कह सकते हैं। मान लीजिए हर बात हम आपको नहीं बताएं, लेकिन अगर उस चीज का कोई इफेक्ट या इम्पैक्ट पड़ता है नेगेटिव, तो वो सही तरीके से स्प्रेड होना चाहिए या नहीं, विथ प्रॉपर स्ट्रेंथ। Yes. that is the purpose. क्लियर है। यस सर। सर एक चीज और पूछी थी, तो एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो इसमें से केस स्टडी बेस आते हैं कि डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा, सीधे क्वेश्चन बता दूं। सर क्वेश्चन नहीं, पर तो भी सर प्रिपेयर हम उसी दोनों। हिसाब से तभी तो मैं आपको हर जगह बोलता हूं, किस जगह से हम केस लॉ पूछ देंगे हमारे मूड पे है। 12 लोग होते हैं क्वेश्चन सेट करते हुए, 12 पीपल, किनका सेट किस तरह से रहेगा नहीं पता, किनके मिजाज कैसे हैं। तो ये बहुत जो है वो कहिए इंटरनल चीज है, ये आईसीएसआई की अपनी मर्जी है। लेकिन उन्होंने लिखा हुआ आपके सिलेबस के ऊपर में देखिएगा, केस लॉ प्रैक्टिकल क्वेश्चन एंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, साफ लिखा हुआ है सिलेबस Yes. को। तो किसी भी जगह से वो कुछ भी बना, तभी तो मैं आपको रोक करके कहता हूं कि थोड़ा ध्यान रखिएगा। वैसे इन जनरल अगर बोलूं तो इन जगहों से आपके जो है वो ज्यादातर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। लेकिन कोई भी किसी भी दिन कोई केस लॉ हो सकता है, एक आध बार पूछे भी गए। क्या लगा हुआ है, हमें लर्न इतनी ही बात को करना है, बस तैयार रहना है कि अगर पूछा। अब आपको अगर ये लर्न है तो किसी भी तरीके से घुमा के पूछे तो आपके हेल्थ पे असर नहीं पड़ेगा, बशर्ते लिखने की कर रहे हैं प्रैक्टिस या सब रख दिया है घर पे। करते हैं। बस यही करते रहिएगा, यकीन मानिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। लिखेंगे अब आप ओके। यस। क्वार्टरली से करना था, क्या, क्वार्टरली से नोट करना था। हाँ, क्वार्टरली कंप्लायंस, उसके बाद हाफ ईयरली और फिर ईयरली कीजिए क्वार्टरली से।
Sir, done. इतना तक स्क्रॉल करूं? Done, sir.
सर ऊपर कर देना। ठीक है यहाँ तक। सर थोड़ा और। ठीक। बताएंगे फिर करके। सर डन। 1 minute.
क्या डन है? Yes, sir. चलिए, अब हमने LODR के कंप्लायंसेस में कहा था कि हमें कितने तरह के कंप्लायंसेस देखने हैं। एक तो वन टाइम कंप्लायंसेस, क्वार्टरली कंप्लायंसेस, हाफ ईयरली कंप्लायंसेस, ईयरली कंप्लायंसेस, ये 4 देख लिया। अब जो हमारा बचता है वो कौन सा कंप्लायंसेस है? इवेंट बेस्ड कंप्लायंसेस। कि किस सिचुएशन में हो सकता है कि किसी कंपनी, मान लीजिए कोई कंपनी बायबैक करने जा रही है, जरूरी नहीं कि हर कंपनी अपने लाइफ में क्या करे, बायबैक करे। तो ये वो कंप्लायंसेस है कि अगर आपने वो इवेंट किया तो आपको वो कंप्लायंस पूरे करने होंगे। तो वो इवेंट बेस्ड कंप्लायंस कौन कौन से, और इसके अलावा क्या ऐसा मैकेनिज्म किया गया है जिससे आपका जो है जितनी भी तरह का ऑडिट कमेटी, नॉमिनेशन कमेटी, आपका जो शेयर होल्डिंग्स ग्रीवांसेस कमेटी, विजिल मैकेनिज्म, जिससे अगर कोई ग्रीवांसेस या कोई जो है वो गड़बड़ी हो रही है ऑर्गेनाइजेशन में तो लोग जो है वो कन्वे कर सके। तो ये एस्पेक्ट हम लोग देखेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड में। तो यहां तक के चीजों को अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। तो फिलहाल आज की मेरी सारी सेवा समाप्त। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। Thank you, sir. सर एक मिनट क्वार्टरली वाला एक थैंक निकाल यू देंगे। ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।